Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the fun one? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही फीडबैक, और तभी मैं जल्दी से ईमान से पूछते हैं। ईमान को मैं मौका देता हूं अपने आईपैड को अनलॉक करने का। आज जल्दी नहीं मचाई और आईपैड नहीं खोला। मोमेंट इतनी टेंशन डालते हैं, खुद ही सोचे मैंने पहले लोगों को किसेस देनी है, हार्ट्स देने, फटाफट आईपैड पे तभी आपको मैं मौका देता हूं, जल्दी से ईमान से पूछते तो हैं। मोमेंट को कहना चाहिए आराम से ईमान को पूछना कि ईमान सुकून से करे, आराम से तहम्मुल से पूछते हैं। ईमान क्या रही फीडबैक? लास्ट वीक लोगों ने कहा मेरे पे जो कलर है मेरे कपड़ों का बहुत सूट कर रहा है, मैं ला, बहुत ला, प्यारी ला, लग रही हूँ। तेनू सूट करदा। उसके अलावा जो एक पॉइंट था हानि और आसिम का, हाँ, वो उसमें moment क्या सही हुआ? निकला। यहाँ पे वो चल चाहिए एनिमेशन स्टारबक्स की। मेरी तरह कुछ बहन भाई थे जो समझ रहे थे कि हानि आसिम दोस्त ही होंगे, क्योंकि हम लोग अपने माइंड में बड़े हो चुके थे, हम मैच्योरिटी की तरफ जा और चुके थे। तकदीर वहां खड़ी डांस कर रही थी और वेट कर रही थी, कह रही थी रुको जरा सबर करो, कुछ घंटे इंतजार करो, शो शूट करके जाओगे और बाहर तुम्हें खबर मिलेगी बर्थडे सेलिब्रेशंस की, जहां पर डॉट्स कनेक्ट करने की भी जरूरत ही पड़ेगी। डॉट्स खुद ही कनेक्ट हुए मिलेंगे आपको, उन्होंने ऐसे फेंके। स्पून फीड करेंगे। अच्छा, रोज एक वो चल रही होती है ना स्कैवेंजर हंट, आज क्या क्लू मिलेगा? मैं आज क्या इतना clue ज्यादा मिलेगा? इतना इसमें नहीं हूँ इंटरेस्टेड या मोहम्मद, इन्वेस्टेड। आपका तो ये कपल था जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, वो- आप अच्छा, interested क्यों आगे नहीं हो? बातें बोलेंगे पॉइंट के अंदर, है अच्छा ना? ओके। उसके अलावा एक और पॉइंट जो रिलीजन वाला हुआ था, उस पे लोगों ने हाँ, मेरा साथ दिया, दिवाली वाली बिल्कुल। बात पे। हम दोनों ने एक ही बात बोली थी कि भाई आप बिल्कुल खुशियां मनाएं आपके जो हिंदू दोस्त हैं, लेकिन एक लाइन है ना, इमिटेट नहीं करना, हाँ। सिंदूर वगैरह नहीं लगाना। कोई आप टुकड़ी सिंदूर उनकी की। पार्टी में चले जाते हैं, बिल्कुल, बट हाँ। उनकी जो चीजें हम जो दिया जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट ना करते। जैसे अगर लेट्स से ईद होती है तो कोई अगर आएगा आपको विश करने, वो आके नमाज नहीं हाँ। पढ़ेगा आपके साथ, वो मुस्लिम नहीं True। पढ़ेंगे। तो इस तरह थोड़ा सा एक लाइन होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके अलावा जो मैंने एक जोड़ी को बहुत प्यार दिया था, फवाद और सनम की हाँ। ऑन स्क्रीन पेयर को, लोगों ने मेरे साथ बढ़ चढ़ लोगों के ने साथ दिया। भरपूर अंदाज में कमेंट्स किए। अच्छा, मेरे दिमाग में ना ये था कि फवाद और माहिरा की बहुत ही एक आइकॉनिक जोड़ी है और सनम और फवाद को लोग पसंद करते हैं, बट वो एक छोटा ग्रुप है। बट कमेंट्स में भरपूर अंदाज में प्यार आया और मुझे इस बात का फिर अंदाजा हुआ कि क्योंकि कहीं ना कहीं सनम ने काम करना छोड़ दिया। अगर सनम काम करी होती दोबारा इन्हें कोई कास्ट करता कोई और फिर से एक हाई मचती, बहुत एक हाई शोर मचती। मचता। और सनम के सारे ड्रामे इतने अच्छे हैं, हाँ। सबके अंदर लेसन्स, उनकी सनम एक्टिंग इज परफेक्ट। अ फाइन एक्ट्रेस और सनम को तो हर कोई We मिस miss करता you, ही है सनम। ना? Yes, ये बहुत से आए दिन पोस्ट आती रहती है कि मिसिंग सनम, सनम के ड्रामे, सनम का ये, है ना? बट वी विश हर अ हैप्पी लाइफ। हाँ। वो शादी के बाद अब वो काम अगर नहीं भी कर रही है True, तो। हाँ। उसके अलावा मोमेंट हमारी मिक्स प्लेट को लोगों ने बहुत ज्यादा मिस हाँ। किया। लोगों ने कहा हम वो भी देखना चाहते मुझे हैं। बहुत से डीएम भी आ रहे थे, पता है, बिग बॉस को लेके भी लोग कहते हैं बिग बॉस की बात करें। Guys, जब भी इंस्टाग्राम पे मैं कभी कभी बात कर रहा हूँ मोमेंट स्टोरी लगा लेते हैं, हाँ। जब भी कंटेंट कम हो गया कुछ कि मैंने होगा। एक स्टोरी नहीं, मेरे को 2-3 लगाई है मैंने बस। हाँ, वो तो चलो जो भी, तो तब एक स्टोरी बस मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक इविक्शन का। जब निकले थे बसीर और नेहल, मैंने बहुत बड़ा तांडव किया। मुझे नहीं याद पड़ता बिग बॉस के इतने सालों में कभी इतना मैं खुश हुआ था किसी के निकलने पे। बहुत मजा आया था अच्छा, मुझे। मुझे बस मेनू का रिएक्शन देखने का ना, बसीर को पड़ा था कि मैं तो निकल नहीं सकता, ऐसे पंच मारता अपनी शर्ट उतार के। जब वो निकला, नेहल का वहां पे मुंह रंग उड़ गया, उसका रंग उड़ गया। एक बात है, बिग बहुत- बॉस का भी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कौन जीतेगा ना। हाँ, हाँ। यार ये इंस्टा पे कभी कभी बात मैं करता रहता हूँ, है ना? हाँ, तो मिक्स प्लेट में हम तब लेके आएंगे जब शो में पॉइंट्स होंगे मिक्स कम। फ्रूट का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि भाई हमारा जो लोकल कंटेंट बहुत ठंडा हो रहा था। अब ये दवाई ना मांगने लग जाना आप लोग हाँ, कि ठंडा हो जाए लोकल नहीं कंटेंट। नहीं, तो अब जब भी बस होगा हम कर लिया करेंगे बीच में। अभी वैसे भी इतना कुछ खास आ भी नहीं रहा है इधर की बात हाँ। करने के लिए, वरना हम कहीं ना कहीं कर लेते बात। वैसे भी हम लोग मिक्स प्लेट की बात की बहुत इंपॉर्टेंट हो, हम उसको टक कर लेते होते थे। हाँ हाँ हाँ। हल्की फुल्की खैर, बात। इसी के साथ खैर इसी नोट पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंट्रो खत्म हो गया? अच्छा, क्यों मोमेंट मजा था इंट्रो का। वो मिस कर अपने कोई निजी मसले बताना, मैंने क्या देखा इंस्टा पे, मैंने किस चीज की थेरेपी लेनी है। मुझे आज हमारे शो में बहुत चलो मैं कुछ एक है। छोटी सी आपको अपडेट देता हूँ। अनार बहुत महंगे हो गए हैं। थैंक यू मोमेंट बताने का। नॉर्मली लोग ना बहुत औरतें वगैरह कहती है पता है टमाटर कितनी महंगी हो गई, हाँ। प्याज कितना महंगा हो गया। तो मैं इतना बॉदर नहीं होता है बातों का, मतलब ठीक है, मतलब क्या ये मतलब बंदा कर सकता है। अनार मेरा पसंदीदा फल है। अनार, आम, लाल अनार नहीं, गंदे वाले बदाना अनार जिसमें बीज नहीं होता, वो मेरा लाल वाले फेवरेट फल गंदे है। लाल वाले भी अच्छे होते मुझे हैं। खट्टे खट्टे से होते हैं बहुत। अच्छा ठीक है। मेरे पसंदीदा बदाना अनार, दाने के बगैर वाला, सीडलेस, अच्छा, वो ठीक मेरा है। फेवरेट फल है। मैं 6 भी खा सकता हूँ एक टाइम पे, ठीक ठीक है। है। तो वो फल आया, मौसम आया, मैंने खाया।
उसके बाद खबर ही फल खत्म हो गया, वो मेहराना फल खत्म हो गया, अभी तो आया था। फिर मुझे पता चला फल शॉर्ट हो चुका है, बिकॉज बॉर्डर बंद हो चुकी हैं। तो मैं फिर खुद निकल गया गाड़ी में फल ढूंढने के लिए। फिर मुझे एक दुकान पे फल मिला, उन्होंने इसकी कीमत डबल कर दी। 900 का लिया, वो मिला 1500 रुपए का, ठीक है। और उसके 2 दिन बाद वहां भी खत्म हो गया। फिर मैं अल्फता पहुंचा, उन्होंने कहा हमारे पास है 2700 रुपए का किलो। मैंने ले लिए, मुझे बहुत पसंद है अनार, लेकिन वो अनार बहुत ही अजीब सड़े बुने से हैं। क्योंकि पता नहीं कब से बेचारे मैंने कहा ये अनार कब, मैंने कहा अनार जब बॉर्डर बंद है कहाँ से आ रहे हैं सर? ये आ रहे हैं ब्लैक में आ रहे हैं, ब्लैक में आ रहे हैं। मैंने ले तो लिया, बहुत ही बद जाएगा अनार है। क्योंकि जो आपके नेचुरली होते हैं ना, वो वाले एक अलग होते हैं, जो इस तरह पता नहीं फ्रीज होते थे आ रहे होते हैं ना, उसका टेस्ट उड़ जाता है। लेकिन मैं अल्फता वालों को मैं तारीफ करना चाहूंगा, उनके वहाँ पे स्टाफ की। सो अनार थे ना कुछ बड़े पिच से भी थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि खराब बने ये ना ले, मुझे अच्छा लगा। देख लोग बताते नहीं होते, हाँ बेशक अल्फता वाले फायर करते सारे मैंने कहा था, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, गिनती के 5 अनार आ रहे हैं 3000 रुपए के, ठीक है। बहुत अपने का अनार है, तो मुझे बता दो सही में से कौन सा मैं ले लूं। मैंने 2 किलो लिए, फिर लिए बहुत ही बजट वाले इतने पता नहीं पैसे, हर चीज में उनका मार्जिन होता है, अनारों में भी होगा। तो किसी मुझे कभी गिफ्ट जरा मुझे अनार दे सकते हैं। खैर इसी नोट पे सस्ता मोहन की बर्थडे भी आ रही है 20 दिनों में, किसने गिफ्ट देना? सस्ता अनार पता है कि 3000 किलो 5 अनार सस्ता के मुंह से कह रहे मुझे क्या दो उस बात पे। आई लाइक अनार। चलो मोहन की बर्थडे आ रही है गाइस, सब अनार देंगे। पेटी बंद करके फ्रेश अनार। अब ये भी हम बॉर्डर पार से कहां से ढूंढूं मैं अनार? खैर अंगूर भी नहीं मिल रहे। छोटे तो नहीं मिल रहे। मेरे चाट में मेरे चाट खाता ना मैं, मेरे चाट में एप्पल होता है, मेरे चाट में अमरूद होता है, अंगूर होता है और अनार। अंगूर रोज आते अंगूर नहीं आ रहे, मोटे वाले आ रहे, गंदे वाले। मोहन गंदे नहीं होता, हर फल अच्छा होता है। मोटे अंगूर नहीं, बीज वाले 3 बीज होते हैं, एक वो वाले भी होते हैं बड़े बड़े छोटे अनार होते हैं मजेदार, वो भी नहीं आ रहे। ये वैसे परेशानी की बात हम हंस रहे हैं कि आगे क्या होगा, फल कम हो रहे हैं, मतलब नहीं आ रहे। और जो मतलब फस्ते वाले खराब होती है, आटे वाले जो पता नहीं क्या बनेगा। अल्लाह पाक बेहतर करे हमारे मुल्क के लिए। खैर अभी सैड नोट पे शो, इसी नोट पे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन एक टाइम में अंदाज से मिल सके। इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं, और शो की शुरुआत होगी एक अपॉलजी के साथ, जो आपने हमारा टाइटल भी पढ़ लिया होगा, एंड द टाइटल इज वी आर सॉरी जाहिद अहमद। जी हाँ, शो की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे जाहिद अहमद की उस पॉडकास्ट के बारे में, लेकिन उससे भी पहले मुझे लगता है हम सब मीडिया पोर्टल, सब कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने वीडियोस बनाई, जिन्होंने इस बात के बारे में अपना कमेंट पास किया, और अवाम जिसने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाहिद को, वी ऑल नीड टू अपोलोजाइज टू जाहिद अहमद, बिकॉज यहाँ पे उनको मिसकोट किया गया। जो अक्सर एक्टर्स बोलते हैं मिसकोट किया गया, हमारी बात का मतलब कुछ और बना लिया गया, यहाँ पे हकीकी मायनों में ऐसा हुआ कि एक बात को एक तो मिसकोट कर लिया गया, वो इन इटसेल्फ गलत हो गया, और सेकंडली अगर आप पूरी पॉडकास्ट देखें, उनकी बातें सुने, उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें की हैं। हमेशा कहती हूँ कि एक इंटरव्यू को पूरा देखा करें ताकि आपको पता चले किस बारे में बात हो रही थी, क्या उनका टेक था, उनकी बहुत सी बातें और जनरली भी उनके जो कमेंट थे मजहब को लेके, इतनी उन्होंने खूबसूरत बातें बोली। इस्लाम आपको कहता है pass through life like a stranger, be less in yourself, more about Allah. इतनी खूबसूरत बातें, हम उनकी बात आगे भी पर करेंगे। मैं इतनी हैरान थी कि जाहिद हमेशा बहुत अच्छी बातें करते हैं कि जाहिद ने कैसे इस तरह की बात कर दी, तो मैं खुद भी नहीं मानती, मुझे पूरा इंटरव्यू देखूंगी फिर इस पे बात करूंगी। कुछ लोग बहुत जल्दी भी इस पे आगे रिएक्ट करने लग जाते हैं, पहले आप पूरा इंटरव्यू तो देखते असल में पता हुआ कुछ क्यों, अभी हम डिटेल में इसकी बात आगे जाकर भी करेंगे। उन्होंने एक जगह पे बोला कि इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो बहुत शो ऑफ करते हैं अपने एक फैमिली को दिखाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, तो उन्होंने वो वाली बात भी बोली, अपनी बेपर्दगी खुद, ये मेरी तस्वीर, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बीवी। और उन्होंने एक जगह ये बोला कि जो क्रिएटर्स हैं, एज इन के जो प्लेटफॉर्म से क्रिएटर्स हैं, जिसने इंस्टाग्राम बनाया, जिसने फेसबुक बनाया, जिसने टिकटॉक बनाया, वो सब दोज़ख में सड़ेंगे, दोज़ख में सड़ेंगे ये जो जितने भी क्रिएटर्स हैं सब प्लेटफॉर्म के। तो उस बात को कहीं न कहीं हुआ, ये जब मीडिया में बात लगी, दोनों बात जुड़ गई, और वो ऐसी बात बन गई कि लग रहा था कि वो क्रिएटर्स की बात करने के, तो उन्होंने आगे जाके बात इसकी भी, इस शो ऑफ की बात भी की। और ये जो सोशल एलिमेंट है ना ऑफ द एंटायर सोशल मीडिया थ्राइव्स ऑन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। आगे क्रिएटर्स वाला उन्होंने दूसरा कहा जो कि लेकिन वो बड़े एक खूबसूरत अंदाज में बात पर वो भी मुझे लगा क्रिएटर्स में तो इंस्टा पे जो भी आता है वो कोई प्राइवेट अकाउंट वाला भी हो सकता है, आपको कजन भी हो सकता है जो पब्लिकली नहीं भी आ रहा, वो भी आके शोशा कर रहे हैं, गाड़ियां दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। लेकिन इस समय एक बात जाहिर की गलत थी कि किसी को दोज़ख में पहुंचाने का हमारे हाथ में नहीं, वो अल्लाह के हाथ में है। हमने बहुत दफा इस तरह की कहानियां सुनी हैं, पढ़ी भी हैं, जहाँ पे एक बहुत ही गुनहगार इंसान था, अल्लाह को एक अदा पसंद आ गई, तो ये कहना कि जन्नत दोज़ख हमारे हाथ में नहीं है, तो ये जाहिद को भी इस बात का एहसास, उन्होंने इस बात की माफी मांगी है। मुझे बहुत शर्मिंदगी है, अल्लाह के अलावा किसी को हक नहीं पहुंचता, किसी को भी जहन्नमी करार दें। बाकी जाहिद की जो पूरी पॉडकास्ट इसकी बात हम लोग करेंगे। ईमान, आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहेंगी? सबसे पहले मैं अहमद अली भट्ट के लिए थोड़ा सा दुख मना लूं। क्यों? अहमद अली भट्ट ने खुशी मनाई होगी कि अच्छा कंट्रोवर्सी बनी है, पर उनके यूट्यूब पे व्यूज तो नहीं बढ़े।
32 के व्यूज मोमेंट सैड है, इतनी वायरल गई ये बात, इंस्टा पे सारी घूमती रही, कोई यूट्यूब पे पहुंचा ही नहीं। वही ना मैं बात अक्सर बोलता होता हूँ कि YouTube बहुत मुश्किल जगह है। इंस्टाग्राम में व्यूज ना कदरे आसान है, बट YouTube में व्यूज है ना, क्योंकि अटेंशन स्पैन भी सबकी बहुत कम है, लोग घंटे का वीडियो देखना नहीं चाहते, 1 मिनट की पकड़ के फौरन उस पे कमेंट करने आ जाते हैं, तो अहमद को इतना खास फायदा कोई नहीं हुआ इस और चीज से। अहमद और जाहिद की ईमान, आप बॉन्ड की बात करना चाहेंगी? अच्छा, मैं हमेशा पूरा इंटरव्यू देखती अच्छा, हूँ। मैंने भी साथ देखा इंटरव्यू, मुझे भी था कि मैं भी जानना चाहता था एग्जैक्टली बात क्या हुई। और मैंने ना कि जाहिद अहमद पहले उनके शो पे नहीं आए थे, तो मैं देखना चाह रही थी क्यों नहीं है, क्या नहीं है, तो मुझे लग रहा था अहमद अली भट्ट ना थोड़े से इस बात पे गुस्सा थे कि तुमने दो साल हो गए मेरे शो पे नहीं आए। 1.5 साल ब्लैकमेलिंग के बाद फाइनली ही शोड अप। तो बातों में बहुत टॉन्ट इंट्रो बड़ा इंट्रो अजीब सा था, स्टेक होते होते मस्तीखोर सा था। मस्तीखोर सा था। कैमरे भी जो होते हैं तुम्हारे सामने शर्मा जाते हैं, तो कैमरे पे जब आते तो कैमरा शर्मा जाता है। तुम जिन एक्ट्रेसेस के सामने भी आते हो उनसे भी ज्यादा हसीन लगते हो। वो औरतें क्या खूबसूरत होंगी जो ये खूबसूरत सामने आते हैं। कैमरा भी कहते छमिया आ गई छमिया, कैमरा जो है वो छमिया करना शुरू कर देता है। पता नहीं थोड़ा अजीब सा जोन में था पूरा इंट्रो। आई डोंट नो व्हाट अहमद वाज थिंकिंग। उसके बाद जाहिद ने बहुत सी बातें की, हम उन सब बातों पे नहीं जाएंगे। इंडस्ट्री की बातें हुई कि आप बात करना चाहेंगी ईमान? छोटी छोटी बातें ही थी, बस मुझे ये था कि अहमद अली भट्ट ना हर बात पे थोड़ा थोड़ा जाहिद को क्रॉस क्वेश्चन करते दोनों का थे। बहुत चल रहा था जरा, बहुत चल रहा था। जैसे उन्होंने कुछ बात की ना, मैं डायरेक्टर वगैरह को कोई काम अच्छा करते बुरा करते परफॉर्मेंसेस पे बहुत कम डायरेक्टर्स आते हैं। उनका कन्फ्रंट करो ना डायरेक्टर को। हैव यू एवर कन्फ्रंटेड एनीबॉडी ऑन लाइक? तो उनका बदमाश थोड़ी हूँ जो जाके डायरेक्टर को कन्फ्रंट करूंगा। फ्रंट क्या करना ब्रट साहब, मैं भी कोई बदमाश तो नहीं हूँ। तो छोटी छोटी बातों में ना नोक झोंक हो रही एंड पे थी। जाके ना जो अहमद ने कहा कि ये आपने डायलॉग बोलना है, हाँ। नाक कट गया वाला, शर्म के मारे तुमने मेरी नाक काट दी। तो जाहिद ने कहा तुम पूरा घंटा वेट करते थे ना कि तुम ये बात मुझे पॉइंट मार सको। वो वेटिंग फॉर द एंटायर ब्लडी पॉडकास्ट। क्योंकि वो पहले पूरा उन्होंने इंटरव्यू में भी इस तरह की बातें की, तुम्हारे बालों की तारीफें वगैरह। इनकी जुल्फें, इनके बाल। जब शायद के बालों का पता, तो वो थोड़े थोड़े ना उन्होंने स्टार्ट में एक वो बिल्ड कर दिया था कि मैंने पूरे शो में बहुत से टॉन्ट्स मारने बीच बीच में। अब आई थिंक मेन बात की बात करते हैं। सो बेसिकली बात ही सोशल मीडिया के बारे में, और वो 2-3 जगह अच्छा, बात चली। एक बात मुझे जाहिद की नहीं सही लगी थी, अवार्ड्स के बारे में जब पूछा गया ना कि अवार्ड्स मिलना आप बिलीव करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं आखिरत में बिलीव करती हूँ। मैं मलाइका में बिलीव करता हूँ, आखिरत में ईमान रखता हूँ, अवार्ड्स में कैसे बिलीव होता? अवार्ड्स और आखिरत का कोई लिंक नहीं था। और फिर अहमद अली भट्ट ने वहां पे बोला, तब तो बड़ी दंदियां निकली थी। पहले अवार्ड मिला था, दंदियां बड़ी निकल रही थी जब अवार्ड मिल रहे थे। क्योंकि ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद जब थोड़ा दुनिया में अलग चेंजेस आ गए हैं, अब जरा आप पॉपुलर कितने हो, सोशल मीडिया पे कितने, उस हिसाब से भी अवार्ड्स मिल रहे होते हैं। True. तो इस तरह का कोई जवाब दे देते। थोड़े but bitter लगे वो आपको। थोड़े वहां पे मुझे लगा कि अब अवार्ड नहीं मिल रहा तो उस बात पे कर रहे हैं। तो अहमद अली भट्ट ने यहाँ पे बड़े सार्कास्टिक होकर बातें बोली थी। तो छोटी छोटी बातों पे इस तरह का था। उसके बाद ही मेन जो बात हुई सोशल मीडिया के बारे में, वो 2-3 जगह बात छिड़ी। तो वहां पे जाहिद ने कहा कि मैं सोशल मीडिया जो है ना पूरी एज इन्वेंशन जो है, I think it's the human being's most evil, most destructive invention. जिसने भी बनाई है उस वक्त दोज़ख में जाएंगे। दोज़ख में सड़ेंगे ये जो जितने भी क्रिएटर्स हैं सब प्लेटफॉर्म के। Because ये जो सब कुछ है जो इंसानों को जितना होना चाहिए, जो हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, बिल्कुल उसका उल्टा है। How a Muslim should be living their life, this is the complete opposite. उन्होंने एग्जाम्पल दी, बिल्कुल सही बात बोली कि इस्लाम कहता है कि ह्यूमिलिटी के साथ रहो, Islam आपको कहता है pass through life like a stranger. Humility, modesty. दिखावा कम करो। Less in yourself. Think more about Allah. एंड सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट दिखावा। More of me, self-projection. एक सेल्फ प्रोजेक्शन होती है कि भाई मैं आगे निकल गया जिंदगी में, तू पीछे रह गए। और फिर लोग जो कंपैरिजन करते देख के हसद का एलिमेंट आता है। Comparing yourself with others, judging others, being jealous of others. उन्हें सब बातों को पॉइंट आउट किया और बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि कहीं ना कहीं आप जो इंस्टाग्राम पे किसी को देखते हो तो एक हसद का एलिमेंट ईमान आता है। अच्छा, मुझे लगता है आपका अपना नजरिया भी इसमें होता है। अच्छी बुरी चीजें हर जगह होती है, यहीं पे कुछ इस तरह के पेजेस में आपका अपना अच्छे नजरिया बिल्कुल है। हैं। अब मैं कुछ पेजेस फॉलो करती हूँ जो बहुत आपको लाइक रियलिटी के साथ रखते हैं कि अगर समझो उनके मुंह पे एक्ने है, कुछ है, आपको अच्छा लगता है, आप और खुश होते हो अपनी स्किन में। तो वही अब ईमान, कुछ अच्छी बुरी जगह हर अच्छी बुरी चीज हर जगह है, बट जनरली अगर मैं सोशल मीडिया की मोटी मोटी बात करूं तो यही है। सोशल मीडिया से फायदा भी देखो कितना हुआ है। जो शहजादी थी, इस तरह आप कभी भी कोई वीडियोस वगैरह बना के वो फेमस हो गया। अब शिराजी व्लॉग्स ने अपना पूरा वो वहां पे जगह कोई बनाती वो है। तो जाहिद ने भी पॉइंट आउट किया कि जो लोग बिजनेस भी चला रहे हैं लोग अपना बिजनेस चलाएं, जो कि एक्चुअली सबसे उसका प्रोडक्टिव आउटकम सोशल मीडिया का सिर्फ यही है। तो अच्छे प्लस माइनस हर जगह है, बट जनरली अगर हम मोटी मोटी बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसानात भी हैं। मैं फिर मेरा व्यू पॉइंट वहीं पे ये आएगा। तो साइंटिफिकली बात प्रूव भी हो चुकी है कि लोग जो अब जो यंगर जनरेशन है हमारी, वो ज्यादा डिप्रेशन वगैरह मेंटल हेल्थ क्यों आ रहा है? क्योंकि आप हर वक्त फोन पे हो, आप हर वक्त इंस्टाग्राम पे जी रहे हो। अब ये हो गया ना कि हर चीज आपको बहुत इजीली और फौरन मिल जाती है और आप बहुत एडिक्ट हो चुके हो ऐसे ठप ठप रील्स देखने के। वरना मोमेंट यही शोशा पहले भी था, फोन के बगैर भी सारी आंटी आपस में ये करती थी, फुप्पो को फलाने को ये करना है, ढुमकाने को ये करना है, उसने गाड़ी ले लिए,
कंपैरिजंस तब भी चलते रहते थे, तब सोशल मीडिया के बगैर चलते होते थे, लेकिन उसने सोशल क्या मीडिया ले उसको लिया। बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया है कि जाहिर की एक बात जो बहुत मुझे अच्छी लगी, जो पूरा उनका थॉट प्रोसेस था, उन्होंने कहा कि हम मजहब की, अब ये मैं थोड़ी आगे वाली बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जो मजहब की बात उन्होंने की कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, सादगी सिखाता है, और दुनिया बहुत ही एक कैपिटलिस्टिक दुनिया है, We are living in a capitalist society. एक मटेरियलिस्टिक दुनिया के जहाँ पे नई गाड़ी, फोन, कपड़े, सब कुछ। अपने लग्जरी कार खरीदनी है, अपने पैसे के पीछे भागना है. तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो चाहेंगे कि ये जो मजहब एक सिखा रहा है, सिंपलिसिटी, ये थोड़ा दबके रहे। They hate what Islam stands for because Islam will tell you that you need none of this. और कहीं ना कहीं इसलिए है कि जो दुनिया भर में सारे नैरेटिव बनता है मुसलमानों को लेके, तो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि वो उन्होंने ये बेचना है कि भाई कंज्यूमरिज्म बेचना है, और ये बात बहुत दुरुस्त है मान, और सोशल मीडिया उसको बड़ा हेल्प करता है इस चीज को। और वही है ना कि आपकी पर्सनालिटी भी कितनी वीक है, कितनी स्ट्रांग है कि आप इस नैरेटिव के साथ चले जाते हैं, आप अपने में स्ट्रांग ही रहते हैं, और आप अब कहते हैं नहीं। इंस्टाग्राम पे छोटी सी बात मैं करता हूँ, एक रेस्टोरेंट जाकर खाना खाना, अब लोग उसको भी फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं। अब रेस्टोरेंट में कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो बहुत गंद हो चुका है सोशल मीडिया पर। हर चीज आपने बेसिकली अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट चीजें हाँ। लगानी है, आपकी रील वही है जो बेस्ट है चीजों की। मेरा एक दोस्त है, वो बड़ी मजे की बात कहता है, कहता है रेंट के कपड़े, किसी के कपड़े, पैसे पल्ले है नहीं, फिर भी लोग रेस्टोरेंट में बैठ के तस्वीरें लगा रहे होते हैं। तो ये सोशल मीडिया का एक बहुत सी चीजें, घर अपने नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, बट दुनिया को दिखाना है कि हम भाई इस तरह के बैग्स लेते हैं, करते वो करते हैं, तो ये शोशा वाली दुनिया इज नॉट नाइस, बट ये हमेशा से होता आ रहा था। True. अब दिखाने के लिए एक इजी मीडियम मिल गया है। और उस पे उन्होंने कहा कि सब क्रिएटर्स दोज़ख में सड़ेंगे। ये बात अगेन जैसे मैंने पहले ही बोला, किसी को दोज़ख जन्नत वाली बात ये आपको सर्टिफिकेट देना बिल्कुल, जो जाहिर ने खुद भी इस बात का एहसास किया। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि भाई जो लोग इंस्टाग्राम पे फैमिली दिखाते हैं और लैविश लाइफस्टाइल वगैरह, अपनी बेपर्दगी खुद, ये मेरी तस्वीर, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बीवी. अपने मैं में बहुत ज्यादा घुस तो जाते वो हैं। हाँ, More of me, self projection. तो वो उसमें वो किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे थे, जैसे मानी बोला भी, और जनरल बात कर रहे कि थे। आजकल तो हर कोई बहुत दिखाना शुरू हो गया हुआ है। और फिर ये जब बात आई सोशल मीडिया पे, तो ऐसा लगा कि जाहिद कह रहे हैं कि सारे क्रिएटर्स दोज़ख में सड़ेंगे, और आगे वो क्लिप भी था कि भी शोशा वगैरह, और फिर सब क्रिएटर्स बड़े अपसेट हो गए। क्रिएटर्स और ऐसे एक- करके निकले। हाँ। सबसे पहले कैंडोल है, कैंडोल ने बहुत कटीले वार किए। एक्टर्स अपने गंजपन को छुपाने के लिए विग लगाएं तो ब्यूटिफिकेशन है। कैंडोल एक सैसी सीना बन के कैंडोल को इनके पहले नाक पे शुरू हुए, एक्टर्स अपनी नाक वड़ा के करें कुछ तो वो इन्हेंसमेंट है। फिर उनकी जिंदगी में उन्होंने डांस किया, क्या कुछ किया। एक्टर्स स्टेज पे खड़े होके डांस कर लें, जो मर्जी कर लें, उठा के, उछल के, मुचल के, सब कुछ कर लें, तो वो परफॉर्मेंस है, वो आर्ट है। जबकि आप पूरा इंटरव्यू देख लेते तो शायद आपको इतना वो ना फील होता। और उन्होंने बात ये की थी कि आप अपनी जिंदगियों को दिखाते हो, तो आप भी कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को दिखाते हो, नहीं दिखाते हो, उनके काम पे चले। एक्टर्स गैर महरमों के साथ खड़े होके ड्रामे करें, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स करें, जनानी बने, जो मर्जी करें, वो आर्ट है। ऐसे में लोग ये समझे ना, क्योंकि वो उन्होंने दोज़ख में तो रिलीजन का सारा, लगा हाँ, बीच में, हाँ, फिर लोगों ने जाहिर किया, वीडियो क्लिप्स निकाल लिए, तस्वीर निकालनी, और बहुत से लोगों ने इस पे बहुत से उन्होंने comment कमेंट किए, किए। बहुत से उन्होंने लोगों ने इस पे अपनी राय का इजहार किया। मुझे हकान का अच्छा लगा था इस पे। ठीक है Zaid bhai. He's talking about people who show off a lot. And it is true. I just think that God also doesn't like moral policing. And God doesn't like people to announce who's going to heaven or hell. मुझे अरसलान का भी अच्छा लगा था व्यू पॉइंट। जाहिद भाई, उनका मतलब था कि जो सोशल मीडिया के जो क्रिएटर्स हैं, यानी कि ये ज़करबर्ग वगैरह जो हैं, वो जहन्नुमी हैं। वैसे तो यार किसी को भी नहीं कहना चाहिए, मतलब कौन जहन्नुम में, जिसने ये जहन्नुम और जन्नत बनाई हुई है, ये फैसले वही कर ले तो बेहतर है। रोमेसा का भी था कि बैलेंस। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगी, बट मैं इतना कहूंगी हर चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कैंडोल थोड़ी सी कटीले थे और अलिशा भी थोड़ी सी कटीली थी। इन दोनों ने थोड़े वार किए थे कि तुम लोगों ने ऐसे क्यों। आई थिंक वो बिल्कुल शुरू में आ गए थे, उन्होंने ज्यादा वार किए। जो थोड़ा थॉट अपना लगा के आए थे, वो थोड़ा सा एक मीडियम बैलेंस अप्रोच लेके आ रहे थे। और उसके बाद जाहिद ने माफी मांग ली। जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं उनको मैंने अपनी तरफ से जहन्नमी करार दे दिया, और इस चीज के लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है। और बात कहीं न कहीं खत्म होगी, बट दुख हुआ मुझे कि एक इंसान कितना एक पॉजिटिव पॉडकास्ट था, उन्होंने मजहब को लेकर इतनी खूबसूरत बातें बोली, नमाज को लेकर बड़ी अच्छी बातें बोली। The one thing that was non-negotiable, वो है 5 वक्त की नमाज. जो मुझे बड़ी कनेक्ट और किया। एक जो सारी ऑडियंस चाहती है कि इसके ऊपर एक हेट कैंपेन चले, लाजवाल इश्क के ऊपर इतना कुछ बोला और उन्होंने कहा, मैं जाहिद ने। लानतान भेजता हूँ, और बड़ा मुझे खुशी हो रही है कि इसको लानतान पड़ी है। मुझे बहुत खुशी है कि उसको सिर्फ लानतान मिल रही है. वो किसने क्लिप काटा ही नहीं, वरना लोगों ने तो खुश होना था, क्योंकि सारे चाहते हैं कि लाजवाल इश्क को जला दे, बट वो कि जाहिद ने बड़ी सही बात उन्होंने पॉइंट आउट करने का, कितना ही शैतानी मतलब आइडिया था कोई बहुत ही स्पेसिफिक सोच वाला इंसान है. कि आपने YouTube पे शो लगा दिया, जानते बूझते हुए उसने YouTube पे डाला है. पाकिस्तानी टैलेंट को लेके। पाकिस्तानी होस्ट लेके, पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स लेके उसने तो कर दिया ना. आपको पता है ऐसे बैकलैश आएगा। पता है,
कि लान तान होनी है सिर्फ इस पे। मतलब आपका गलत आपने थॉट था। पाकिस्तान हाँ। को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान ऐसे हो, वहां पे भी अहमद अली बट थोड़ा फोक कर रहे थे। तो जाहिद ने कहा मैं तो जानना चाहता हूँ शो के प्रोड्यूसर कौन है, क्या नाम है। उस शो का प्रोड्यूसर कौन है? जब भी पता चल मुझे रहा आग लगी हुई है। मुझे पहले दिन से आग लगी हुई जब से वो अनाउंस हुआ है। तो उन्होंने कहा यू शुड हैव आस्क्ड आयशा। आस्क आयशा, आयशा के साथ आपने क्यों नहीं पूछा? तो कहते हैं या आई शुड हैव आस्क्ड आयशा। Yeah, I could ask Aisha. फिर खुद ही इन्होंने कहा मेरी आयशा के साथ इतनी फ्रैंकनेस नहीं। हमारी कोई ज्यादा फ्रैंकनेस नहीं है। मैं ऐसे तो नहीं ना कह सकता एक बंदे के मैंने खिलाफ बोलना है लाज वाले इश्क में, उसी से मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेके उसके खिलाफ बोलूं। I can't ask her because I'm not taking it positively what she's done. तो अहमद ने कहा नहीं ये तो हक होना चाहिए, अगर आप किसी की तारीफ करते हैं इंडस्ट्री में तो आपको उसकी बुराई करने का भी हक होना चाहिए। हम लोग ये तो कहते हैं यार तेरा काम बड़ा अच्छा है, हम लोग ये क्यों नहीं कहते कि यार ये काम क्यों किया? तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगा कि अहमद का फिर से वो चल रहा था। और अच्छा मैं सॉरी जाहिद की थोड़ी बातें मैं कहना चाहूँगा मजहब को लेके। मुझे बातें बड़ी, मैंने उन बातों को मुझे पसंद किया। मैंने मुझे बातों को बहुत खुशी हुई क्योंकि किसी की बातें सुन के मोमिन ने पसंद किया, क्योंकि मैं जब भी मोमिन को बताती हूँ घर वाली बात मोमिन को कभी भी नहीं इतनी महान लगती। अब जाहिद ने वही बातें कह दी तो मोमिन कह रहे हैं वाह। जाहिद ने कहा ना नमाजों का, वो बात मुझे बहुत क्लिक करी। उन्होंने कहा कि मतलब कि आपका एक्शन क्या है। That's where you show through action. उन्होंने कहा नमाज का जो एक बड़ा बनना कूल एक कि ओ रिलीजन इज अ पर्सनल चॉइस, Religion is a personal choice. No. ये मेरा अल्लाह का मामला है, वो ऑब्वियसली तो आपका अल्लाह का मामला है, बट उन्होंने कहा इट इज नॉट अ पर्सनल चॉइस। It is not a person. Religion is the last thing which is a personal choice. ये नमाज पढ़ना ये कंपल्शन है। One thing that was non-negotiable वो है 5 वक्त की नमाज। आपने नमाजें पढ़नी हैं। तो मुझे इस बात का एहसास है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं हम बड़े स्पिरिचुअल हैं, हम बड़ी हैं, तो नमाजें पढ़ना बहुत जरूरी है। और बाकी ने ये सारी बात भी बोली कि अगले पे चेक भी करो। Duty on every Muslim to check up on each other. ये भी एक ड्यूटी है, ये फर्ज है हम पे। It's not optional. चेक करना कि अगला बंदा अपने ये आपको दावा दीन के- देनी चाहिए हाँ, दीन के ऊपर। हर मुसलमान मर्द औरत पे दावत करना फर्ज है। जैसे अगर मैं नमाज पढ़ने जाती हूँ, मैं कभी अगर अपने दोस्तों के साथ, मैं दूसरों को भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ फ्रेंड्स दैट प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर। तो एक क्यूट पॉजिटिव वे में कि आप दोस्तों के साथ मिलके नमाज पढ़ लो। अहमद वजू वाली बात बोली कि उनको उनके किसी जिनसे वो गाइडेंस लेते हैं, आई हैव अ स्पिरिचुअल मेंटोर जिन्होंने मेरी काफी इस्लाह की। उन्होंने कहा कि आप हमेशा वजू में रहें, बड़ी खूबसूरत बात की, वुजू में रहना शुरू करो। सुभान अल्लाह। बावजू रहें, गुनाहों से गुनाहों से बचें। एक अच्छी चीज अपना लो, वो ऑटोमेटिकली अच्छाइयत को खींचना शुरू कर देगी। और फिर आप होगा चलो वजू में नमाज ही पढ़ लूं मैं, वुजू करोगे चलो यार नमाज पढ़ लेता हूँ, वुजू है। तो मुझे अच्छा लगा। मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी वजू वाली चीज अच्छी लगी मुझे। छोटी छोटी चीजें होती है, अगर आप हर चीज करने से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की बरकत भी मिलती है और आप फिर सोच के कोई काम करते हैं, आप गुनाहों से दूर रहते हैं। तो नमाजों का ये होता है, मैं कहती हूँ बेशक एक पढ़ लो, 2 पढ़ लो, स्टार्ट करो, आप बहुत चीजों से बचते हो, तो करना चाहिए ये चीज। ये भी हमारा शो का स्टार्ट हुआ है, थोड़ा बिटर स्वीट सा नोट नहीं है बटर ये। स्वीट नहीं। अच्छा जाहिद की थोड़ी सी इंटरव्यू मैंने तो पूरा वो देखा था ना, तो मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ जाहिद का। मुझे ये लगा उनके बारे में कि मे बी क्योंकि टाइम थोड़ा बदल गया, जैसे हम लोग भी ना कभी कभी कहते हैं कि आजकल इंस्टा पे सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा है, वो थोड़े से सैड भी थे कि अब काम वगैरह को लेके कि नए बच्चे आ रहे हैं। मेरे आने के बाद भी एक बहुत अच्छा लॉट आ चुका है नए लड़कों का। वो इंस्टा पे आके फेमस हो गए। अब होता है कि यार फॉलोअर कितने भाई, लाइक्स कितने। मैं हमेशा सिर्फ क्राफ्ट पे काम करता रहा, जब आप अपना नाम बना लेते हैं और 10 साल लगा लेते हैं, और अब मेरी वो वाली उस तरह से अगर आप करो वैल्यू के, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा लोग उनको ले लेते हैं, आपके कंपैरिजन में 4 और कास्ट हो जाएं जितने आप मांग रहे हैं। और मैं उस एज ब्रैकेट में आऊँ कि मुझे प्रोजेक्ट्स कम ही फिर ऑफर होते हैं, वहीं मैं उस क्राइटेरिया में आ रहा हूँ जहाँ हर कहानी में फिट हो सकता हूँ। कि वही आपको कम पैसों में कोई नया लड़का मिल जाता है, नई पौध जिस रेट पे आती है वो प्रोड्यूसर के लिए फिर बहुत आसान होता है उसको कास्ट करना। जिसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, जिस पे बज़ भी मची हुई होती है, मेरे सोशल मीडिया पे इतनी प्रेजेंस नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा लगा वो भी थोड़े सैड से हैं। और मुझे वो वाली बात भी याद आती है जो दावर ने नहीं की थी, जो हमजा अली बासी, जाहिद अहमद ने आना था थिएटर में, तब भी मतलब कि हमजा अली बासी को ले लेता जाहिद की जगह, जाहिद को हटा दिया, हमजा को दे दिया फैंटम का कैरेक्टर। तो जाहिद को हमेशा थोड़ा सा शायद आई थिंक वो भी फील होता है बीइंग एन आउटसाइडर, एंड उस तरह से खुद ही अपना बनाना रास्ता कि काफी उन्होंने स्ट्रगल भी किया है, बट विशिंग यू ऑल द बेस्ट जाहिद, लॉट्स ऑफ लव, Yes. एंड आई होप जाहिद इस तरह की बातें करते रहें, क्योंकि आप बहुत अपना अच्छा वापस यूट्यूब जाहिद आप करें। बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, और मैं चाहूँगा कि आप और वीडियोस बनाएं। और हाँ, तो मैं भी बहुत- चाहूंगी अगर आपने हाँ। मोमेंट को थोड़ा ये मुझे अच्छा लगा, और ये स्वाब आप लोगों को मिलेगा कहीं ना कहीं ना, अगर पुरानी वजू में रहता हूँ मैं, तो एक बंदे ने इन्फ्लुएंस किया, अम्मा बड़ी अपसेट होंगी इसको देख के, क्योंकि अम्मा को हमेशा गिला होता है कि हमारी बात सुनते नहीं हो। हाँ, मोमेंट किसी की भी नहीं सुनता, पता नहीं क्यों, वरना वैसे बात से ये कभी कभी आप किसी की बातों से ज्यादा इन्फ्लुएंस, जैसे हमजा अली बासी बहुत इंटरव्यूज वगैरह में बोलते नमाज़ें हैं। मैं कि ये मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की, बट एट टाइम्स आई विल बी ऑनेस्ट मैं नहीं सब पढ़ पाता। फजर की पढ़ता हूँ मैं, जो मतलब इतनी बड़ी बात थी एक पढ़ना से, बट मैं कोशिश करता हूँ
मेरा ये मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी पड़ जाती है सिवाय जोहर की, क्योंकि हमारी रूटीन बहुत उल्टी है। जोहर के लिए स्पेशल उठना, बाकी मेरी सारी, मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ बट मेरी जोहर नहीं पड़ी जाती। हम सब कोशिश करेंगे, हम सब नमाजें पढ़ें, आप सब भी, हम सब भी, इंशाल्लाह। हम एक दूसरे को कोई डीएम को नहीं कर दे। पता है जब नमाज पढ़ता हूँ ना, मैं इसमें दुआ मांगता हूँ चीज की, क्या कि नमाज पढ़ने के लिए तौफीक अदा करे, तेरे लिए मांगता भी हूँ, हम दोनों के लिए मांगता हूँ मैं। अम्मा लोग सब पढ़ती हैं, ईमान के लिए अपने लिए मांगता हूँ। हमारी मेरी 3 दुआएं होती हैं ईमान अपने लिए। क्या मैं नसीब की होती है कि नसीब अच्छे हों, और पतले वाली भी होती है मेरी। हम पतले वाली होती है, सेहत तंदुरुस्ती से पतले और मुझे नमाज पढ़ने के लिए तौफीक दिल में पैदा कर दें। कुछ ये पता नहीं सही दुआ नहीं पता नहीं, मुंह में से बड़ी मैं ये भी तो मेरे बाल भारी हो जाए क्योंकि मेरे बहुत थिन हो गया। अच्छा अभी की जी मसला है, एनीहाउ लॉट्स ऑफ लव फॉर जाहिद, बिग हार्ट्स। और इसी नोट पे हम आगे बढ़ते हैं, और बिग हार्ट्स के बाद बिग तलवार निकालती हैं ईमान। तलवारें नहीं है बट मैं थोड़ा सा बस डिसअपॉइंटेड हूं। बात करने जा रहे हैं ईमान किसकी? आसिम अजहर और हानिया आमिर की। जी हाँ, आसिम और हानिया का ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सी सोफे पे ये रिश्ता शुरू हुआ, खत्म हुआ, नया रिश्ता एक बना, वो रिश्ता टूटा, फिर से वापस रिश्ता जुड़ा। हमने बहुत कुछ देखा है अपने व्हाट्सएप फोरम में इस रिश्ते को लेके, हम साथ साथ ही थे आपके। तो भाई अब इट इज एज ऑफिशियल एज इट गेट्स। अभी कोई ऑफिशियली उन्होंने इस बात को क्या करना है उन्होंने, मतलब कि ऑफिशियली इकट्ठे की पोस्ट नहीं आई, अभी वो एक हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। मैंने कहा था इट्स ट्रू बिलीव मी, इट्स ट्रू बिलीव मी। और मोमिन वो बर्थडे पे खड़ी होकर कह रही है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी भी वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, छुपन छुपाई चल रही है, बट ऑफिशियली इकट्ठे की फोटो आए, कोई पोस्ट आए या हाने के भाई ही पुटिंग ऑन इट या ऐसा कुछ स्टेटमेंट ऑफिशियली आया। बहुत से क्लूज आ रहे हैं, बहुत से ईस्टर एग्स आए। के बर्थडे पे वो चली गई है मोमिन, उन्होंने गाना निकाल दिया है, कहने का उसमें डेट्स हैं, उसमें रेफरेंसेस हैं। मोमिन कौन सी जाना चाह रहा है? मैं तो लास्ट वीक भी ईमान जब बोल रही थी, मैंने कहा था कि वो इकट्ठे ही हैं। तो फिर अब क्या चाह रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि ईमान एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने ऑफिशियली अभी कोई स्टेटमेंट पास किया, निकाह नामा आ जाए जिसमें लिखा हुआ हो कि हानिया रासिम की हो चुकी है शादी, तब मोमिन माने का इट्स ऑफिशियल। अरे मैं तो, आप सब जानते हैं पिछले कुछ महीनों से जब से खबर सामने आई है, तो मैं तो बहुत सपोर्टिव रहा हूं इस रिश्ते को लेके। सबने कहा, आप सबने कहा थूका चाटना ऐसे वैसे, मैंने कहा तो अगर एक प्यार है, एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन है, व्हाई नॉट जुड़ जाओ। और वो लोग जुड़ गए, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, ऑनेस्टली इनिशियली आई वाज नॉट हैप्पी कि वो लोग वापस जुड़े, बट अब उनको देखूंगी आसिम मुझे पुराने आसिम लग रहे हैं, बहुत ही खुशियों से भरपूर। हानिया भी मस्तियां कर रही हैं, बहुत छोटी है, डिजर्व ईच अदर, दोनों एक तरह के ही हैं, मस्ती नहीं, मतलब कि दोनों अभी भी मस्ती। मुझे लगा था एक बंदा मैच्योर हो गया, वो कुछ और तरह लाइफ में कुछ ढूंढ रहा है, क्योंकि आपको लाइफ में ग्रो भी इकट्ठे करना होता है। दोनों सेम पोजीशन में हैं, दोनों अभी भी वहीं पे हैं जहाँ 5 साल पहले थे। ईमान के जो कमेंट्स है ना, पता नहीं ईमान क्या कहना चाह रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी एंजॉय करो, मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन मेरा पॉइंट ईमान यहाँ पे ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी वो एक हाइड एंड सीक की गेम खेल रहे हैं, जो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आ रही। मेरा ये मानना है कि हाँ, आप लोग वापस इकट्ठे आ गए हो, बर्थडे का मौका था, इकट्ठे पोस्ट आती, हानिया थैंक यू सो मच फॉर सेलिब्रेटिंग माय स्पेशल डे, ऐसा कुछ वो होता ऑफिशियल, समझ रहे हो? अभी भी तस्वीरें आ रही हैं, हानिया लहदा पोस्ट की हैं, आसिम ने लहदा, वहां पे हानिया नहीं दिख रही, वहां पे आसिम दिख रहे। ये मैं कह रहा हूँ, कैट एंड माउस चेज, दोस्त भी सेम उधर उधर घूम रहे हैं, फिर अब चाहते हैं लोग गॉसिप करें, बातें करें, इनको चस्का लग गया है। अब सोशल मीडिया पे प्रॉपर एक गेम चल रही है भाई, कि उनकी वीडियो इतने ईस्टर एग्स थे, ये जो फूल थे, ये कहना चाह रहा था, वो ये दिखाना चाह रहा था। अब कुछ चीजों का मुझे भी समझ लगा, जो पिक्चर्स उन्होंने ब्लर करके किए, वो जेनिस थी कि हानिया थी, वो एक डिबेट चल रही है। आपको सब कुछ बताते हैं। सो बेसिकली आसिम अजहर, या मैं कहूँ आसिम अली। अच्छा, एक दफा मैं कहना चाह रहा हूँ अपने दिल के लिए, मैं बोला आसिम, तुसी बोलो अली, आसिम अली, आसिम अली, ये हमारा एक मेरा खुद जब भी तो मम्मी बोलता है ना, मेरे माइंड में नारा याद आ जाता है। मैं बोला आसिम, तुसी बोलो अजहर, आसिम 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 आसिम, और मजे के नारे थे वो, आसिम दे नारे वजणगे आसिम। अब आसिम अली चल भी टूर, हाँ आसिम अली। तो ये आसिम, अब आसिम को आसिम अली कहना करना है कि आसिम अजहर कहना करना है? अभी नाम आई थिंक आसिम अजहर है, बट ये टूर आसिम अली से एल्बम का नाम है, तो दिस इज वो उनका ठीक है, आसिम अली एल्बम है। खैर, आसिम अजहर ने अपना जो आसिम अली वाला पूरा वो स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम, काफी पोस्टें आई जहां पर उन्होंने अपनी एल्बम को अनाउंस किया, सारे गानों का नाम आया, और फिर उनका पहला गाना भी आ गया है। उन्होंने पहले गाने को अनाउंस करने से पहले इंस्टा पोस्ट भी लगाई, जहां उन्होंने कहा कि भाई मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। ईमान, आप वो पोस्ट पढ़ना चाहेंगी? पोस्ट पढ़नी है अब? अच्छा, नहीं पढ़नी। अच्छा, पढ़ लो। मैं सिर्फ होता ना एक पॉइंट के बाद इतने क्लूज है कि सब कुछ, मैं थोड़ा सा ना गुस्से में हूँ। अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि क्या हरकतें कर रहे हैं, मतलब कि अब लोग भी थोड़ा हो गए हुए हैं,
अब इतने सालों बाद अभी भी आपकी वही गेम चल रही है, मैं उनकी गेम से इतनी खुश नहीं हूँ। सो बेसिक ईमान तो पढ़ना चाहिए, मैं आपको पढ़ के बता देता पढ़ के सुना देता है। सो बेसिकली आसिम की एल्बम में उन्होंने कहा राइटिंग लेटर्स दैट यू विल नेवर रीड, सम फॉर लव, सम फॉर क्लोजर, सम फॉर माई सेल्फ। कभी कभी लिखना बोलने से आसान होता है, ये कोई मैसेज नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। आई हैव स्टॉप ट्राइंग टू एक्सप्लेन वेयर द सॉन्ग्स कम फ्रॉम, दे जस्ट डू, एंड मे बी दैट्स द होल पॉइंट। तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है। आपने बेशक छोड़ दिया, हम तो आपका हर गाना डिकोड करते हैं और आपकी सारी जिंदगी कहानी के साथ जा रहा होता है। आसिम ने कहा कुछ और किया कुछ और। हाँ, आसिम के गाने में सारे हिंट्स आपकी पूरी वीडियो इज फुल ऑफ ईस्टर एग्स, ठीक है। आपके कैप्शंस, अब पता नहीं, मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू द सिचुएशन, वो था कहानियां याद है वो अली सफीना का और मीरब का वो आया था, उसमें अली ने कहा था कि कभी मीरब आसिम ने गाना गाया आपके लिए, बेहानिया। उसने कभी वो गाना गाया, वे हानिया वे दिल जानिया, दिल जानिया। तो इस गाने में आ गया हानिया। हाँ। उन्होंने क्लासिक गाने को अपने स्टाइल में और अपनी सारी बातें भी कह दी कि मैं रस्में देर साथ करना चाहता हूँ, साथ तेरे सारी कसमें और सब रस्म, वादे पूरे करना चाहता हूँ, मैंने सारी पुरानी चीजें कर दी है माफ, इख्तिलाफ मेरे सब है खत्म, तुझ पे खत्म हो गया। अब रस्मों का मतलब तो शादी ही बनता है। हाँ, तो मुझे शादी होनी है, और क्या होना है स्टेज में आके। नहीं अब 5 साल बाद वापस यूनियन के बाद, अब या फिर मतलब कि सीरियस सीन ही है। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा मैं अच्छा, ईमान ने बहुत जासूसी की है। मैंने जासूसी ईमान की की है। पीएचडी भी आएगी। हाँ। उससे पहले हम थोड़ी सी जरा बात कर लें क्या क्या रेफरेंसेस थे गाने के अंदर। अच्छा। एक तो वो जो डिश थी जिसके ऊपर डेट लिखी हुई थी, हाँ। जो उनके आखिरी वो व्लॉग की डेट थी, ट्रैवल व्लॉग वाली हाँ। उनकी आखिरी, उसमें उन्होंने सनफ्लावर दिया था। हाँ, इनका मुझे फूल लेके दो, तो उन्होंने वो सनफ्लावर लेके दिया था और बड़ी क्यूट सी उनकी वीडियो थी। ऊपर से वीडियो के अंदर बहुत सी तस्वीर हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं हानिया में रहे। वो मुझे हानिया, एक दो में हानिया लगी, एक दो में जाने सी थी, तो पता नहीं उसका क्या है। अपेरेंटली जो शर्ट पहनी हुई थी वो हानिया की भी शर्ट थी इस तरह की, इतने मुझे नहीं पता। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये मुझे थोड़ा अब चिढ़ चढ़ गई इस चीज से। मुझे लगा बस ठीक है, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि नो लव विंस, अगर है मेरा तो बस एक सवाल है आसिम हानिया से, आप लोगों ने अगर इसको अभी प्राइवेट रखना था, बर्थडे की वजह से इकट्ठे नहीं लगानी थी, एक क्लोज बर्थडे थी, एक कमरे में वाली बर्थडे थी, टोटल 12-15 लोग थे, तो क्या थी इस शुल्ली को फेंकने की? फिर बाद में अगर आपने डिलीट करनी थी, ना ही करना था, हानिया ने पब्लिकली इस चीज को ऑन नहीं करना था, क्या मतलब कि सो बेसिकली हानिया हर चीज की 10 करोड़ स्लाइडर लगाती है, किस तरह इस इवेंट की नहीं लगी? कुछ है ना इस पॉइंट में, कभी हम यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं। चीप स्टंट्स। आई होप आप सब हमारी सारी बातें पकड़ पा रहे हैं। सो लास्ट वेडनेसडे हुआ कुछ यूं कि आसिम की बर्थडे हुई लाहौर में, ठीक है। तो वहां पे आसिम ने अपनी लेदर साइडर पोस्ट की, हानिया ने लेदर साइडर पोस्ट की, एक ही जगह पे, एक ही वेन्यू पे, एक ही इवेंट पे, बट इकट्ठे के फोटो पोस्ट की। एंड ऑब्वियसली पीपल कैन पुट 2 and 2 टुगेदर कि वो एक ही जगह पे दोनों हैं और आसिम की बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये बात मुझे थोड़ी जरा बेतुकी सी लगी। अब मुझे ये समझ लगता है ईमान का बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इस तरह की चीज थी, आपने इसको प्राइवेट रखना था, बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो फिर वो जो 10 लोग थे उस जगह पे, पूरी एक रील जो आई थी हानिया की, वो उस रील की तुक्की नहीं थी। ऑब्वियसली बात है, जब सारे फ्रेंड्स हैं तो आपने अलाउ किया था उनको ये लगाने का, तो वो मुझे लगा कि it's playing dirty with the audiences as well, with your fans as well. Like I love Hania, I love Asim, मैं चाहती हूँ दोनों खुश रहें। अब वो हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगा कि आप गलत कर रहे हो, तो अब वो वाली चीज नहीं करो। और अब आसिम का भी मजाक बना है। आसिम कॉन्सेप्ट भी ये कहते थे ना कि मुझे नारे ना बजाओ मीरा की हानि का, आसिम खुद कंटेंट देते हैं। ये एक्स्ट्रा नाम लेंगे ना तो बॉयज का मजा नहीं आएगा। अब फिर अब कॉन्सर्टों में यही नारे बजने हैं। मुझे याद है कहा था कि पर्सनल बातें नहीं करो, तो अब मैंने अब पूरा ब्रांड अपना बिल्ड करो पर्सनल के ऊपर। हमने इतनी दफा यही सारा इनको दिया था कि अब आसिम को चाहिए जब भी जाए, अब ऐसी लड़की लेके आए, अब सीरियस मोड में जाए, क्योंकि पहले बहुत इनका रिलेशनशिप तमाशा बन चुका है। स्कूल इज जस्ट दैट कि तरीका थोड़ा जरा अब वही ना कि अब एक मैच्योर तरीके से, अब ये वाली मस्तियां ना करें, मस्तियां अपने रखें अपने प्राइवेट लाइफ में। अब दुनिया के आगे थोड़ा डिफरेंट तरीके से आए, एज अ कपल आए, एज अ हस्बैंड वाइफ आए, जो भी ये मस्तियां भी ना करें। हस्बैंड वाइफ ना भी बेशक आए, वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक प्रॉपर तरीके से बसाएं। मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि मजाक बन रहा है, लोग भी सब मजाक उड़ा रहे हैं, हानिया का भी मजाक उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं भी चिढ़ गया हूं, हालांकि मैं अपना सपोर्टर था इन दोनों का, बट मैं भी चिढ़ा हूं। अच्छा, और मेरा भी एक और पॉइंट है ईमान की भाई एक बड़ी आगे ये है, मेरे उतना कुछ नहीं है, मुझे आया मेरा एक ईमान वैसे ने व्यू पॉइंट है, पूरा अपनी टाइमलाइन निकाल ली है, अपनी ट्रेडमार्क व्हाट्स द 4 स्टाइल में, और ईमान की बात से मैं एग्री कर रहा हूं। अच्छा, मुझे बस एक पहले पॉइंट जानना है, मीरब वाली चीज एंड हुई थी जून में, एक पब्लिक अनाउंसमेंट आई थी। ऑब्वियसली मसले स्टार्ट हो जाते हैं जब अनाउंसमेंट आ रही है, दैट मींस कि बिल्कुल हमने पब्लिकली ऑफिशियली कहना है। समझो मई में भी इनके मसले खत्म टाइप हो रहे थे। एग्जैक्ट डेट्स ऑब्वियसली बता सकते हैं कि उनको पता है कि कब उन्होंने बिल्कुल एंड किया था। और अभी लाइक नवंबर के स्टार्ट में हानिया आसिम वापस जुड़ गए हुए हैं। कितना टाइम लगा एक एंगेजमेंट जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व थी, सब कुछ इन्वॉल्व था, वो खत्म होके आपकी प्यार की पिंगी नहीं शुरू भी होगी। आसिम रियली नीड्स टू स्टॉप, अपने आप को थोड़ा सा संभालें, उसके बाद रिलेशनशिप में जाएं।
हर किसी का हक है मूव ऑन करने का, पर थोड़ा सा टाइम अकेले भी रहें। It's disrespectful to the फैमिलीज आल्सो, सब किसी के साथ। मुझे लगता है अपने इमोशंस में फौरन आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो मीरब के लिए भी डिसरिस्पेक्टफुल कि एक एंगेजमेंट थी, इतने साल हो गए, हर जगह जाते थे, इंटरव्यूज दे रहे थे, और एकदम ही आके फौरन हानिया के साथ स्टार्ट हो गया। अब बेशक अपना पीछे बैक एंड पे आपस में रिजॉल्व करते चीजें, सब कुछ करते। अब मैं वही टाइमलाइन जानना चाहती हूँ कि अगर जून में वो खत्म हुआ है, नवंबर में सब स्टार्ट हुआ, किस पॉइंट पे हुआ, और वही सारी पोस्टें ये खुद ही अपने क्लूज फेंकते हैं, अपनी मस्तियां फेंकते हैं। मई से स्टार्ट हो गई थी हानिया की पोस्ट, जो हानिया सबसे पहले लगाई थी, लॉस्ट एंड फाउंड, जो गाना है आसिम की एल्बम में, वो हानिया ने 24 मई को अपना कैप्शन दिया हुआ है। चलो एक बंदा कहते हैं इत्तेफाक हो गया, दोनों ने सेम कर लिया, हसीन इत्तेफाक। उसकी नेक्स्ट डे की पोस्ट 25 मई पे, तेरा मशकूर, जो इस गाने में भी आता है, ठीक है, मैं तेरा मशकूर हूँ, वो भी चलो आपने कर लिया। मतलब कि हर चीज का इत्तेफाक नहीं होते, इतने इत्तेफाक नहीं होते। उसके बाद 26 मई को अब एक स्लाइडर है, उसमें एक लड़का है जिसके साथ वो राइड कर रही है बाइक पे। हमें नहीं पता वो लड़का कौन है, मुझे लग रहा है आसिम है, स्किन टोन से मुझे फीलिंग आ रही है, और चेन भी वो सिल्वर सी पहनते होते हैं। अब तब उस टाइम पे माइंड में नहीं था, क्योंकि तब कुछ था ही नहीं इनका, और तब ऑफिशियली मीरब उनका खत्म भी नहीं हुआ था, तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कौन है कौन नहीं। अब मैं पुरानी पिक्चर्स देखने तो ये हो रहा है, बीच में हानिया हज पे गई थी और लोगों ने तब भी कहा था हानिया की दुआएं कबूल होगी, तब किसी के माइंड में भी नहीं था, सब कहते हैं ऐसे हो नहीं सकता, 4 साल हो गया हुआ है, ये अपना अलहदा हज पे गई हुई है। बट मुझे लग रहा है तब से ही सब चीजें स्टार्ट हो गई थी, अगली पोस्ट में क्योंकि आगे भी जून में जाके इस तरह की पोस्ट थी, तब हमें लग रहा था कि वैसे ही कर रही है हानिया की, कुन फाया कुन, बी एंड इट इज। और एक और हानिया की पोस्ट थी कि आई फोर्स नथिंग, आई सैट ऑन इंटेंशन एंड लेफ्ट द यूनिवर्स टू डू इट्स थिंग। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीजें हो रही हैं, तो यही लग रहा है कि लेफ्ट द यूनिवर्स टू डू इट्स थिंग, कि आसिम के साथ वापस रियूनियन होगा, क्योंकि प्यार दोनों के दिल में है, जो अभी भी वापस सब कुछ चीजें चल रही हैं। और फिर सरदार जी का एक लाइक आपको याद होगा, जो आसिम अजहर ने किया था, सबने कहा है क्या हुआ, हमने कहा क्यों किया, आसिम मिलता है गलती से कर दिया, और चलो वैसे अपना एक्स कर लिया। तब इनकी अपेरेंटली बातचीत स्टार्ट हो गई हुई थी, मोस्ट प्रोबेबली। और अभी स्पेकुलेशन है मेरी, और मुझे लग रहा है स्पेकुलेशन है, क्योंकि इतने कोइंसिडेंस नहीं होते हैं कि अब हर चीज में पिक्चर्स आ रही हैं। फिर एक सरदार जी 3 रिलेटेड एक वो सेलिब्रेशन टाइप भी हानिया एक साइड में, हानिया अपने फ्रेंड्स को बहुत ओपनली ओन करती हैं, और हमेशा भी एक क्यूट सी पिक्चर आती है, जिस बंदी ने किया था, किसी लड़के दोस्त ने किया था, किसने किया कुछ नहीं बताओ, बलून्स वाली किसने सेलिब्रेशन किया है। तो बहुत सी आसिम इज नोन for extravagant celebrations। हाँ, और हानिया को सेलिब्रेट करने में आसिम बड़ी कमाल की बर्थडेज की थी, पहले हानिया किया था बैक इन द डे, इवन मीरब की बता मैटर तो बड़ी थिंग्स वगैरह, वो बहुत थीम्स वगैरह उस तरह की करते हैं। और फिर हानिया का जो पब्लिकली आया था, वो लगा था एक इवेंट पे मिलके, वो जो और हम सब ने कहा था कितने जल्दी खुल गए हैं, सब कुछ परफेक्ट हो गया, कि हानिया ने भी नेक्स्ट पोस्ट पीछे सब चल रहा था, ये इनका पहली पब्लिक अपीयरेंस थी, प्रॉब्ली प्लान थी। हां, उन्हें पता था कि उन्हें परफॉर्म करना, उन्हें एंजॉय करना, इसलिए वो वहां पे फैन क्लब बनी खड़ी हुई एंजॉय करी थी, और वो इसलिए उनके रिगार्डलेस गाने को भी एंजॉय करी थी ऊपर करके। सॉन्ग दैट यू वांट मी टू स्टार्ट विद, उन्होंने पोस्ट किया गाने को, सुन बलिए अस्सी कमले दिल दे, उन्होंने गाने को पोस्ट किया, मेक स्पेस फॉर अ चिल गर्ल किड्स, आल्सो डोंट लाइक यू लाइक हिज म्यूजिक टू। आप अपने एक्स को इतनी खुशी के साथ ओन नहीं करते हो, उनका वो कहानी अच्छी तरफ जा चुकी हुई थी, और इतनी अच्छी तरफ जा चुकी थी कि 22 अगस्त को उन्होंने फिर एक और पोस्ट लगाई, जिसमें उन्होंने कहा नेवर फॉरगेट दैट दिस वाज ऑलवेज अ पॉइंट। उसमें वही लुक है उस दिन की, वो दिन भी उन्होंने एंजॉय किया, कि ऑब्वियसली जिस तरह आसिम में कॉन्सेप्ट वैसे भी एंजॉय करती थी। तो मुझे बस टाइमलाइन से इशू है कि कुछ भी करना आपने जब भी करें, थोड़ा सा टाइम देखिए करें, ताकि बाकी बॉन्ड्स भी थोड़ा सब सही से हो सके। मीरब का बीच में आ रहा था, हावी ने एक पिक्चर पोस्ट की जो एक्चुअली फातिमा अमजद थी, बट वो उन्होंने मुंह को किया था, लोगों को लगा मीरब है, क्योंकि मीरब के साथ बीच में आ रहा था, बट मीरब ने वो मीरब ने बीच में काफी वो किए हैं सैसी किस्म के पोस्टों को मतलब लाइक किया है। हाँ, वो मीरब बीच में करती रहती हैं, मीरब काफी देर से कर रही है बहुत। हाँ, एक पोस्ट थी, वफादार था, पता नहीं, खैर वो थी पोस्टें कुछ, मैंने भी बीच में पोस्टें देखी हैं, लाइक ही होती हैं। बट मीरब ने हावी वाली बात पे क्लियर भी कर दिया ना, वे उन्होंने गाना लगाया था, हावी को लिख दिया था भाई भाई भाई, तो लाइक मतलब कि वो पहले भी कहती थी भाई हैं, तो अभी भी भाई कह रही हैं, तो उनका हावी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हियर्स होपिंग कि सब लोग खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में। सम इट ऑल आप वी आर ऑल फॉर आसिम हानिया, ठीक है, आपकी अपनी जिंदगी जो मर्जी करो, इट्स जस्ट दैट एक मैच्योर तरीके से करो, एंड सेकंडली और मुझे एक्चुअली खुशी है बिकॉज़ आई लव आसिम, और आसिम को पुराना हंसता खेलता देखते हो, मुझे पता नहीं क्यों लगता आसिम बहुत सीरियस चले गए थे, शायद पता नहीं प्रेशर डाला था कि अब तुमने शादी करनी है, तुमने एक बड़ा मैच्योर इंसान बनना है, अब थोड़े वापस वो बच्चे लगे मुझे, मैच्योर तरीके से सारी चीजें लेके चलें, और ये गेम्स की जरूरत नहीं है, है ना। हानिया भी एस्टैब्लिश्ड है, आप भी एस्टैब्लिश्ड हैं, ग्लोबल स्टार है हमारी हानिया, तो हानिया क्यों ये नहीं हरकतें करें। हां, मजाक नहीं बनाएं प्लीज। आगे बढ़े फिर। यस, आगे और एक हाँ, मुझे गाने की बात तो करनी थी, गाने का नहीं, ये क्लू वगैरह से लिंक नहीं है, मुझे गाने की वैसे बात करनी है। मुझे गाना अच्छा लगा, मजे का था, पर मुझे बड़ा तलहा यूनुस वाइब आई। जो लोग यंगस्टर्स को सुनते हैं उनको पता चलेगा, क्योंकि आसिम का स्टाइल ये है ही नहीं गाने का, जिस तरह गाना स्टार्ट होता है ना, मुझसे इतना दूर है अब कर लिया कबूल है। इवन जो लिरिक्स वगैरह थे ना, मुझे उसमें भी सिमिलरिटीज लगी कि किताबें अब कोई पढ़ता नहीं, अफसोस से अब किताबें पढ़ता ही नहीं कोई, क्योंकि तलहा का इस तरह का स्टाइल होता है, तो मुझे लगा आगे बढ़े फिर। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक सीरियस जरा टॉपिक के बारे में। सबा कमर
सलमान ने कर दिया है एक केस जर्नलिस्ट नईम हनीफ के ऊपर। आपको सारी बात बताते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। सो हुआ कुछ दिन पहले नईम हनीफ का एक पॉडकास्ट आया उनके यूट्यूब चैनल में, जहां पे वो बात करते थे सबा कमर की वो जो कराची लाहौर वाली पूरा एक कंट्रोवर्सी बनी थी लास्ट। तो सबा जी शिफ्ट होने का कराची आपने कभी नहीं सोचा? की वो बात कर रहे थे और बड़ी लॉजिकल बातें कर रहे थे कि भाई अपनी मर्जी होती है इंसान की। अच्छा, यहाँ पे हम लोग वीडियो के चंक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उन पे किया है प्रॉपर एक केस और वहाँ पे कहा गया है कि इस वीडियो को हटाया जाए और इस वीडियो को आगे अब सर्कुलेट करना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मली हम लोग चंक्स डालते थे ना बताने के लिए एग्जैक्टली क्या बात है, हम आपको बात बताते नहीं हुआ क्या। सो बेसिकली स्टार्टिंग उन्होंने लॉजिकल बातें कर रहे थे कि भाई कराची और आपकी मर्जी है, आपने किस शहर में रहना है, और बड़ा वो सही एक ट्रैक पे जा रहे थे। मिशी खान के खिलाफ बोल रहे थे कि उठती हैं उठते साथ तैयार होती है, मैंने किसके खिलाफ जरा आग बरसानी है। तो बातें उनकी लॉजिकल लग रही थी। एकदम से पता नहीं क्या हो, एकदम से पटरी से भटक के कहीं और चले गए। हालांकि बात या तो ना कोई बात इस तरह की हो रही हो या उठी होती बात, तो वो घर से लेके वो कहीं और चले गए। कि मैं बताऊं आपको, सबा कमर ने बहुत साल पहले की बात है वॉल्टर में रहती थी, एक साहब ने घर लेके दिया था। अब वो पर्सनल लाइफ पे और निजी बातों को लेके यहाँ पे आ गए और उन्हें प्रॉपर एक कहने की एक इंसान की कैरेक्टर असैसिनेशन की। तो सबा की लीगल नोट्स पे यही बात दिखी कि आप मेरी निजी जिंदगी में चले गए और आपने मुझ पे कीचड़ उछाला। और कीचड़ उछाला क्या बता रहे हैं, उनका रिलेशन इस तरह का था, वो उनके मियाँ नहीं थे, वो साथ रहते थे और फिर बताया जो कोई साथ रहता है तो फिर वो अपने रूल्स भी लगाता है। तो फिर हमारे पास सबा बहुत दुखी होके आई थी और जिस तरह उनका अंदाज भी है ना कि उर्दू उनकी बहुत साफ है और साफी है, तो वो जो लफ्ज बोलते हैं साफ, एक ना उसमें वो एक होता है की पुरानी आदत है, वो घर मांगती हैं लोगों से, तो वो तरीका अजीब मैं उस लफ्ज की बात कर रहा हूं, वो जो ने कहा था ना कि वो टर्म एंड कंडीशंस की बात थी कुछ कि पता नहीं बड़ी मुश्किल उर्दू थी, भी कुछ दिया था उन्होंने बीच में। तो मुझे समझ लगा अगर इश्क की बाजी खेलिए वो भी था, तो मुझे समझ लगा कि मतलब बात होती लाहौर कराची की अभी वाली, तो उससे हम यहाँ पे कहाँ चले गए। और फिर उन्होंने पूरी बात बयान की कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। अब यहाँ पे बात जो सबसे अहम है वो ये है कि क्योंकि सबा ने आप पे कर दिया केस, अब बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर पड़ चुका है, आपको बताना पड़ेगा वो इंसान कौन था, वो घर कहाँ पे था, और सारे आपको सबूत देने पड़ेंगे। सबा ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया सारी बातें झूठ हैं, ये सब एलिगेशंस हैं, और सबा ने प्रॉपर उनमें 10 करोड़ का एक लीगल नोटिस भेजा है। और सबा ने स्टोरीज भी काफी लगाई कि मेरा वॉल्टर में तो कभी घर था ही नहीं, तो आई डोंट नो व्हाट यू आर क्लेमिंग और मैं लीगल एक्शन लूंगी इसके खिलाफ। और सबा बार-बार इस चीज में बोल रही है कि मैं आज इसलिए बोलना चाहती हूं ताकि बाकी लोगों के खिलाफ भी हमेशा बोलते रहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट ना करे, फॉल्स एक्यूजेशंस नहीं लगानी चाहिए। इवन इन इंटरव्यू में नताशा को भी बीच में कि नताशा का अच्छा नताशा का भी एनी पॉइंट लिया बीच में, जबकि अगेन कोई बात हो भी नहीं थी, उस बात को उन्होंने कंप्लीट भी कर सके, स्टार्ट किया। नताशा को भी एक बंदा तंग करता था, वो प्रोड्यूसर था, तो बेसिकली बताना चाहते कि हम अपने पता नहीं बहुत लड़कियों को हेल्प भी करते हैं अपने जंग न्यूज में, करते थे, तो उस हिसाब से बताना चाहते हैं। बट अभी मसला और था कराची लाहौर इस्लामाबाद में, उसमें कि कहाँ पे घर में रिहाइश थी, लाहौर में नहीं थी, वो मुझे लगा कि इट वाज अनकॉल्ड फॉर, इट वाज अननीडेड। पता है उसकी कोई नासिर दी भी कभी-कभी पुरानी हिस्ट्री देते बहुत पुरानी हिस्ट्री में चले जाते हैं, और फिर आप एट टाइम्स बातें करते जिनकी आप तस्दीक नहीं कर सकते, आप उनको मतलब आप उस सुनी सही बातों पे, बट इस बात को बता के जैसे नासिरदीप साहब ने ये बोला था ना अपने पॉडकास्ट में कि मैंने बस बात सुनी सुनाई थी, उन्होंने पूरी याद है कहानी सुनाई थी प्रॉपर कि हम बाद में फिर उन्होंने यू टर्न लेके कहा था नहीं मुझे नहीं पता वो ऐसी नहीं है, तो फिर फायदा क्या था इस बात का। मैं नहीं मनीष साहब को भी कहना चाहूंगा, आप भी सीनियर सहाफी हैं, आपका इतना नॉलेज है, आपके इतने इनसाइट्स हैं, आप वो बातें शेयर करें, आप बड़ी अच्छी कमेंट्री भी करते हैं, बट यहाँ पे जाके लगता है कि मतलब ये आप, क्योंकि इस बात बताने का कि 2003 में सबा ने क्या किया क्या नहीं किया, इस बात से क्या मकसद आपको मिलना था, और वो बात भी इस तरह की थी जो अच्छी लाइट में या तो ना कि अभी कोई ऐसा मसला बना होता कि भाई खुदा न खास्ता कोई केस बना होता घर के लेके, फिर आप कहते कि पास्ट में बात आती कि सबा ने इस्लामाबाद में घर लिया और वो बंदा कह रहा है, फिर आप विद प्रूफ आते हैं और बताते हैं कि ये वाकयात पहले भी हो चुकी हैं, पर जहाँ पे ना कोई प्रूफ है ना कोई बात है, आपने एक शुल्ली फेंक दी, आई फेल्ट इट वाज वेरी अननीडेड। और इससे पहले भी नईम हनीफ साहब ना अक्सर पॉडकास्ट मुझे याद पड़ता है कि वो अक्सर ना बातें बोल देते होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप कोई बात बोले फिर आपको उसको भी प्रूफ करना पड़ता है। हाँ, ये अब कुछ है जो पुराने लोग हैं ना, सीनियर्स हैं, उस तरह से नासिरदीप हो गए, इवन उमर आदिल भी काफी कुछ बातें बीच में बोल देते हैं। अब नईम हनीफ भी कुछ मतलब कि इनका ऑब्वियसली नॉलेज होगा भी, एक्सपीरियंसेस होंगे, बट कुछ चीजें ने लाइन नहीं पता कितना बोलना कितना नहीं बोलना। और खास तौर पे आई थिंक जब आप बात कर रहे हो ना, जैसे सबा कमर है, सबा कमर ना सिर्फ कमाल की अदाकार है, सबा कमर का बहुत एक नीट इमेज है, पर खैर बहुत से इंडस्ट्री के लोगों ने भी सपोर्ट किया, फैसल कुरैशी ने भी कहा कि भाई क्यों किया ये, वैसे ही आजकल सबा जहर बहुत प्रैक्टिस में है, क्यों किया भाई तुमने केस नंबर 9। हाँ सासू ने प्लग भी कर दिया अपना केस नंबर 9, ने सपोर्ट किया, ने सपोर्ट किया है, आयशा ने सपोर्ट किया है, तो काफी लोगों ने सपोर्ट भी कर रहे हैं।
और क्योंकि ये बात कहना बहुत अहम है कि जहाँ पे अगर कोई गलत झूठी बात करे, बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, वरना वो गलत नैरेटिव फैलता है ना। ट्रू 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 ट्रू। आगे बढ़े मेहमान, आगे बढ़ते अभी बात कर रहे हैं नैरेटिव्स फैलने की और गंद होने की और मुकदमों की। तो भाई कैसे ना बात करें, जो कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट बन चुके हैं इन सब प्रोसीजर्स को डील करने में, वो है जी उमर आदिल। जी हाँ, उमर आदिल आ चुके हैं वापस यूट्यूब पे और उनका आ चुका है एक इंटरव्यू। उन्होंने इंटरव्यू की शुरुआत ही इस बात से की कि मेरा व्लॉग बंद करा दिया, मेरा चैनल बंद करा दिया। सर मेरा तो गला कोट दिता गया, मेरा वीलॉग बंद कर दिता गया, मेरा यूट्यूब चैनल बंद कर दिता गया। मुझे खुशी हो रही है आज मैं कैमरे को देख के बात कर रहा हूँ। आज बड़े दिनों बाद मैं कैमरे में, तो कैमरा मैनू देख रहे हैं। वो अभी रिहा हुए हैं और वो 1 महीने के बाद वापस आए हैं। तो इस इंटरव्यू में उनसे तफसील के साथ सब कुछ पूछा गया कि वो जेल। सबसे पहले मैं उमर आदिल की दाद देना चाहूंगी, हमेशा वो बंद होके वापस आते फिर आ जाते वीडियो पे, मतलब ये बात नहीं आते कि अब मैं इसके बाद वीडियो पे नहीं आऊंगा, या तेरी 2-3 महीने के बाद कोई मजबूर करे, वो तैयार होते कैमरे के आगे आने के लिए। इस वीडियो में उन्होंने सब कुछ बताया, पूरी वर्ड्स द फोरन वाली वो ही 2 घंटे का था ये पॉडकास्ट। एंड हकीकी मायनों में मैंने काफी इसको मैंने गौर सुना और मैंने इसको मैं एंजॉय का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। मैंने 1 hour 30 मिनट तक एंजॉय किया क्योंकि एक केस के अंदर बहुत डिटेलों में घुस गए थे। वो उन्होंने प्रॉपर अपने केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 6 मरतबा गिरफ्तार हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, बारी सारे केसेस पूरी टाइमलाइन एस्टैब्लिश की। जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं पिछले तकरीबन 1.5 साल में हुई हैं, किसने किया, क्यों किया, क्या हुआ, सब कुछ डिस्कस किया और बड़े उन्होंने खूबसूरती के साथ अपने आप को व्हाइट वॉश भी किया। अच्छा मजे की बात है, पहले 1 घंटा ना वो अपनी बातें बोलते गए और जो था ना, जो होस्ट साहब थे, तो मैं भी हैरान था कि अभी स्टार्टिंग में कहा गया कि 2 साहबी बैठेंगे, तलवारें लड़ेंगी, मुकाबला होगा। वो मुकाबला तो कुछ भी नहीं कर रहे। घंटे के बाद वो फिर जागे और फिर आई थिंक शायद उनका फॉर्मेट ये था, फिर उन्होंने उनके मुद्दे पे क्रॉस क्वेश्चन किया। वो बहुत स्वीट से भी मुझे लगता है कि दूसरे बंदे को मतलब कि सच भी बताते थे, कि थोड़ा डंडा भी मारते थे कि तुम गलत कर रहे हो, बट वो कोई नेगेटिव तरीके से नहीं करते थे। वो बड़े अच्छे तरीके से लफ्ज़ तो ऐसे फूलों की तरह उनके बहते हैं, इतने खूबसूरत। ये बात है हमेशा कहता हूँ, उनकी नॉलेज, उनकी उर्दू जो जुबान, वो जो बोलते हैं जिस तरह खूबसूरत। बट पहले था मुझे फीके लगे जब एंड पे जब रेशम वाली बातें उठी ना, तब वो थोड़ा जब इरशाद भट्टी ने थोड़ा अटैक किया ना, आई थिंक इरशाद भट्टी की प्रॉपर प्लानिंग थी कि पहले घंटा उन्हें कुछ कहा ही नहीं, वो ऐसे ना यहाँ पहुंच गए, उसके बाद जब वो आए ना उन्हें क्रॉस क्वेश्चन, तो फिर वो थोड़ा फीके पड़ गए। हाँ, पहले उन्होंने कहा था कि अपनी कहानी। अच्छा, उन्होंने सारे केसेस की बात की। मुद्दइया जो थी, एक में तो वलीदा फारूकी थी, एक में मोहतरमा अस्मा बुखारी थी। अच्छा, वो आई थिंक इतना डिटेल में जाना मैं नहीं चाहूंगा कि पहला केस कौन सा था, दूसरा केस क्यों हुआ, तीसरा क्यों हुआ। अच्छा, आयशा जहां जेब का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ जी, तीसरा मुकदमा एक खातून एंकर थी, पता नहीं क्यों, आई थिंक क्योंकि उनकी वजह से वो 6 महीने जेल गए थे ना, वो वाले उस पे। अच्छा, बीच में एक केस को पता नहीं चला, नंबर्स में थोड़ी उनकी नंबर 4 केस का नहीं पता चला कौन सा था। नंबर 5 आया, फिर बीच में कट थे ना बीच में वीडियो के अंदर। हाँ, और नंबर 6 आई थिंक रेशम वाला है ना, कि जो पहले केस में जो वली नवाज की बात करने लगे थे। मुकदमा सर ये बनाया गया मुझ पे कि आई एम नॉट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स सीएम पंजाब। वहां पे कट लगा था, जिसमें हीरोइन दरमियान में आके खेतों में कहती है ये मुखड़ा है गाने का। हाँ। वो फिर से वही बात दोहराने लगे थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई बार-बार होस्ट ने कहा कि ना ही दोहरा जिस चीज पे। मैं जुमला रिपीट नहीं करना चाहता। एक अराइयों के ऊपर केस हुआ। मुकदमा ये था कि आपने अराइयों के बारे में हेट स्पीच की। तब वो भी पूरी कहानी फिर से सुनाते थे। किसी रिश्तेदार ने ये कहा कि हम अराई हैं, हम पैसे नहीं देते। ये बात, इतनी बात। किस बात पे केस हुआ है? खैर वो सारी बातें होगी, उनसे हमारा ताल्लुक ऐसा नहीं है। हमारा ताल्लुक आई थिंक एक केस पर वो होगा ना, आयशा सानू है नहीं, केस क्यों करना था? अराइयों ने केस किया था। अराइयों वाला केस में 5 अराइयों वाला केस किसने किया होगा? नंबर 5 केस था। अब अराई बरादरी ने किया था। ऐसे कर सकते हैं? हां कर सकते हैं, कम्युनिटी हर्ट हुई थी ना, हम भी अराइयों में से। हां, तो हमें मतलब कि वही मैं कह रही हूं, कौन है कहते कि हम अराई बरादरी के होते कम्युनिटी में होते हैं। ओके, तो हां, एक अच्छा, बीच में 2 बातें जो हमारी इंडस्ट्री से लिंक है, 2-3। एक तो आयशा जहां जेब की बात थी, जहां पे बिल्कुल सही बोला होस्ट ने कि आप, उन्होंने बड़ा इसको ना, बड़ा जिस तरह वो बोलते हैं बड़ा प्यार से कि मैं तो डॉक्टर, तो मैंने एक मशवरा दिया, मैंने बताया बहसियत एक डॉक्टर खातून को अपना फैमिली साइज लिमिट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई आप मशवरा देने वाले कौन होते हैं? हाँ, और ये मशवरा बहुत ही बेतुका मशवरा था। अभी कहानी चल थी डोमेस्टिक वाली चीज से लेके उनको मार पर है, क्या हुआ है, उसके बाद वो क्या इसके ऊपर एक्शन लेगी। लोग चलो उस पर मशवरा वैसे देना नहीं बनता कि हस्बैंड को छोड़े ना छोड़े, हर किसी के अपने मसले होते हैं, अपनी फैमिली होती है। उन्होंने आगे एक और दिया कि बच्चे ना करें, फैमिली प्लानिंग ना करें, आपको चाहिए, खैर मैं उस प्रोसीजर का नाम नहीं लूंगी, आपको प्रोसीजर करवा ले, वो अपेरेंटली गवर्नमेंट फ्री में करती है। हुकूमत पाकिस्तान वो ऑफर करती है मुफ्त। अच्छा, अजीब सा लगता है, नसबंदी है। हाँ,
वो मैंने भी लेके ही छोड़ा था। लाइगेशन ऑपरेशन है, ट्यूबल लाइगेशन। उन्होंने बताया पूरा, अजीब लगता है थोड़ा। मैंने पूरा 2 घंटे की पॉडकास्ट देखी, इतने मेरे पॉइंट्स मैंने बनाए थे, फिर मैंने कहा होस्ट ने भी कहा कि शर्म आती है ऐसे बोलते हुए एकदम आपको, और आपने खुल के ऐसे अपने ऐलान किया था कि मैं ये चीज करवाना चाहता हूँ। अब किसी भी खातून को इस चीज का पब्लिक ले आके बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक कि बनता था। एनसीसीआई के बारे में बात की, जहां उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि डक्की भाई वहां पे हैं, तो डक्की भाई बात कर रहे हैं, उस पर तशद्दुद हुआ तो सर और किसकी बात कर रहे हैं? बहुत मार पड़ी है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। बैंगन के रंग की नीलो नील कमर, वो भी वो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। बाद में उन्होंने बताया कि मैंने दुआ, मतलब उनकी बातें ना, आई वुड रिकमेंड कि आप सब ये जरूर पॉडकास्ट देखें, पूरी एक जर्नी है, बहुत ड्रामेटिक है। जो बीच में गाना कि दुआ मांगी, मैं हर थोड़ी देर पर कहता था आइए दुआ करें, फिर मैंने बददुआ मांगी, मैं कहा आइए बददुआ करें। हाँ, उन्होंने कहा मैं दुआएं मांगता हूं, फिर मैंने कहा आओ सब अपनी झोली उठाओ, हम बददुआ करते हैं। जिस शिद्दत से मैंने ये बददुआ मांगी, जो कि वरना कहते हैं बददुआ नहीं करती, बट एक माइंड में सर मूवी का कोई सीन है, फिर सबने झोली उठा के बददुआ की, मेरे दुश्मन को तू गारत कर, फिर वो जिसके खिलाफ की थी होगी। ये मेरे थोड़ा उनका नेगेटिव लगा कि मैं कहता हूँ कि बददुआएं मांगो ज्यादा, दुआ से ज्यादा बददुआ कबूल होती है। आपका ये होता है कि आप एक दर्द में जब दुआ मांगते हो उसको बददुआ नहीं कहते, दर्द में दुआ मांगते हो कि या अल्लाह मेरी मदद कर, वो कबूल होती है। ये नहीं होता किसी का बुरा चाहो तो वो कबूल होता है। वो कहते इतना जुल्म किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई थी कि मैं बहुत बार जेल आ जा चुका, मुझे कभी नफरत नहीं हुई। पिछली दफा वो इतने अच्छे लोग थे कि तुम्हें उनसे नफरत नहीं हुई ना वहां पे अमले से, बट इस दफा वो आदमी था, वो दुश्मन बदबूदार हो और बदशक्ल हो। बदसूरती और बदबू अपने जालिम के अंदर अगर ये 2 खूबियां ना हो, ऐसा उन्होंने कुछ बोला बीच में, तो फिर दुश्मनी का मजा आता है। तो मजलूम के जुल्म की दास्तान बेरंगो बू रहती है। ऐसा कुछ सॉरी मेरी उर्दू इतनी वो साफ नहीं है, उनका ये था बदबूदार हो और उनकी घर पे रेट पड़ गई ना, फिर मेरी फिल्मी कहानी रेट पड़ गई, पैसे निकल आए। उनकी कहानी बहुत फिल्मी, जेल में थे तो इन्होंने कहा कि अल्लाह मतलब मैं तो इतने मतलब लग्जरी खाने पीने में कैसे, और फिर वहाँ पे कोई बंदा था, उसका नाम लिखा था मैंने, महक नासिर, उन्होंने नाम दिया है, उनका नाम था मेहर नसीर, तो वैसे उन्होंने नाम बताया। ठीक है, उन्होंने नाम ले लिया तो वो तो अच्छी बात है बंदे की। उन्होंने खुद भी खाना, उनका ग्रैंड आता था, वो सबको खाना खिलाते थे जेल में, 100 लोगों को 60 डिश वाला खाना, खाने के वक्त 7 डिशेस और 100 लोग खाना देते थे। वो 100 बंदों का खाना मंगवाता था। कैसे आ सकते हैं एक दिन में 60 डिशें और 100 लोगों के लिए। और फिर वो चले गए तो इन्होंने दुख का इजहार किया, या अल्लाह के मतलब अब मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। फिर कौन साहब आ गए जो ड्राई फ्रूट्स और खजूरें वगैरह, बेहतरीन ड्राई फ्रूट, अजवा खजूरें थैले भरे हुए आते थे। तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ने मेरी बड़ी मदद की। इन्होंने थोड़ा क्या, मैं थोड़ा फनी में जा रही हूँ, जेल का माहौल बहुत ही एलीट माहौल बना दिया। नहीं, ड्राई फ्रूट्स किसी नसीब होते हैं लोगों को जेल में भी क्लासेस होती हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास, तो उनका प्रॉब्ली फैंसी जेल होगा, होता है असल में। तो इतना फैंसी जेल, वो बीच में थे 25 साल के कहते हैं, उन्होंने कभी खाना नहीं देखा, तब चाहे दूर में से छुप छुप के जाके रोटियां देते हैं। उमर आदिल की स्टोरी थोड़ी जरा लूप होल थे बीच में, हम उन लूप होल पे नहीं जाएंगे, हमारा काम नहीं है। एलीट जेल था, 7 लोग कमरे में इकट्ठे थे, वो पता है बातें उनकी ऐड अपनी हो रही थी ना। मेरे हाल से जो एलीट वाले थे ना, अपनी साजिश यहाँ पे बांटने के लिए आते होंगे कि पता नहीं क्या था। एनी हाउ उसके बाद हम कैंप जेल था, कैंप जेल में भी होते होंगे, मुझे नहीं पता मान। अच्छा पता नहीं है। मेन हम आते हैं रेशम वाली बात पे, ठीक है। तो रेशम वाला जब पॉइंट है ना, यहाँ पे तो मुझे सारा पता है एग्जैक्टली कब किसने क्या बोला, कहाँ क्या बोला, तो मैं इसको सुनना चाह रहा था। तो उन्होंने जब इसको अपने को व्हाइट वॉश करना शुरू किया, फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा मोह मेरे मुंशी पिछला 1 घंटा तुमने जाया किया अपना, कि तुम इतना खुश थे व्हाइट वॉश हर कस। मुझे बाकी सारी कहानियां नहीं पता थी, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली सीएम मरीन नवाज को क्या बोला या गरीदा फुल को क्या बोला, मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता था। आयशा जहां वाला मुझे याद है बात, वो क्यों हमने उसकी बात शो में भी की थी, वो मुझे याद था, और देश वाला मुझे एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट याद था। तो उन्होंने इस पूरी कहानी को इस तरह शिफ्ट कर दिया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, आपसे मेरा साथ क्यों नहीं दिया, जबकि असल कहानी मुझे अच्छी तरह डेट बाय डेट याद है कि आपने इनिशिएट किया, फिर वहां से रेशम ने रेसिप्रोकेट किया, ये बात थी, और वो बताते कि मेरे से जाती हुई है। जब छोटी बहन उसके मुतालिक अजीब और गरीब कहानी बनाए। अच्छा, मेरे हाल से उनका उमर आदिल का पता नहीं कोई दुख भरा पॉइंट था कि एक वॉइस नोट को लेके ना सारे अटैक शुरू वॉइस नोट वाली कहानी से हुए हैं। तुमने फलाने के मुतालिक ये कहा तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। वॉइस नोट वाली कहानी आप भी ऑफ कैमरा ही कर लेते, ऑफ कैमरा मसला था आपस में दोस्तों का, पब्लिकली आके इतना जो आपने जब वो शुरू की पिंजर सारी तेरा है हरामी पिंजर जेड़ा किसे काम ते आवे। हां, वो आपने बहुत एक्सट्रीम बातें बोली, होस्ट को भी नहीं पता था, पता नहीं वरना होस्ट इतना बोलता, होस्ट छोटी-छोटी बात में हकूक उठाते थे, ये वाली बातें थी भी प्रॉपर उठाने वाली। हरामी पिंजर किससे कम ते आवे, आपने बहुत एक्सट्रीम। होस्ट तो इस बात पे कहते थे कि आप किसी को भौंकना नहीं कह सकते, होस्ट मतलब इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। पिंजर वाली बात तो चलो बिल्कुल अभी आपने एंड पे बोली थी ना, मतलब डिसेंट बात है, हम पीछे पे जाए, जो आपने शुरुआत की थी बात, आपने ये ना डोंगे में खुद भी गिर जा, पिट के उसे देखचे दंदा छलांग मार ले,
बहुत कुछ बोला था उन्होंने। अब वही अपना जिस्म किसी अच्छे काम पे तो लगा, डोंगा लगाती रहती है कुछ काम नहीं करने को, पानी उबालती रहनी है कि मैं न्याज पका रही हूँ और न्याज अपनी यखनी बना के पेश कर, और ये फैमिली पे जाना, वही वाली बात अभी भी कहते हैं छोटी बहन है, मैं चाहता हूँ कि खत्म हो जाए सब कुछ। मैंने रेशम को ये भी कहा कि आइए सुलह करें। फिर कहानी सुनाई कि अकेली रह गई है, ना तेरा भाई, ना तेरे बाप, ना तेरे बच्चे, ये कहानी क्या तू बनी? रेशम की जिंदगी में ना बाप है, ना भाई है, ना शौहर है, ना औलाद। और फिर होस्ट ने बोला कि ये तो स्ट्रांग हुई ना हाँ। कि वो अकेले भी कर रही हैं, आप तो ये भी तो कह सकते हैं कोई बहादुर खातून है। तो बहुत नेगेटिव थे। ठीक है, रेशम से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, वो तो मेरी बहनों की जगह है। अपनी छोटी बहन से माजत करने में मुझे क्या जाता है। बोले सबसे ज्यादा लगाव अगर किसी के साथ है वो रेशम के साथ है। मेरा सबसे ज्यादा नरम दिल रेशम की तरफ। और क्यों ना हो, क्योंकि देखें औरत की एक उम्र होती है जहाँ पे उसको शादी हो सकती है, उसका बच्चा हो सकता है। एक वक्त होता है जब किसी भी खातून की शादी हो सकती है, कि बच्चे हो सकते हैं। अब रेशम का ना बाप, ना भाई, ना बेटा, ना शौहर, तो वो तो मेरे तर्स की है ना। मेरे लिए वो मेरी हमदर्दी की मुस्तहिक है। तो ये मैं कहा ये आप मतलब, और इस तरह की बात आप कह सकते, कोई आपको कह दे कि आपकी शादी नहीं चली है, कोई भी किसी बात पे अगर पकड़ के कर ले कि मुझे भी तरस आता है कि बच्चे होते हैं और बच्चों को बाप उस तरह से माँ बाप अलग देखें, तो कोई भी बात अब किसी का भी नेगेटिव इसको उस तरह बना सकते नहीं, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि रेशम ने जो स्टेटमेंट्स पास की वो भी गलत थी। एक नो कुट पै गई है, इन्होंने पॉइंट आउट किया कि रेशम मेरी खलील जी वाला बात भी थी, और रेशम ने मुझे और भी एक नो कुट पैगी ते दूसरी खुसरी दी कुट रह गई, ते खुसरी दी कुट रह गई, उन्हें भी छेती पैनी। सेक्सुअल हरासमेंट की बात भी की, वो बात भी इनकी बात अग्री को, तो रेशम भी गलत दिया। आप में से भी किसी ने रेशम को ये कहा कि तुम तशद्दुद को प्रमोट कर रही हो। वो था टिट फॉर टैट हो गया ना, आपने गंद किया, उन्होंने गंद किया, फिर आपने और गंद किया, बहुत आपस में गंद हुआ था। खैर गंद का उन्होंने कोई नहीं किया, उनका मैं कोई नहीं खत्म कर जाता। बीच में उन्होंने होस्ट ने कहा कि आप घर क्यों नहीं गए, कहते मैं गया घर भी। आप तो भाई थे, आप तो उनके पास चले जाते। एक दफा नहीं कई दफा कहा, फिर भी मसला हल लिया, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगे। कहाँ है वो वीडियो टेप्स? वो चूंकि थी नहीं। पता नहीं वॉइस नोट वाली कहानी क्या है, मेरा खुद दिल करता मैं देखूं क्या वॉइस नोट था इतना खतरनाक। वॉइस नोट ये था जो कहानी आई थी सामने, इन्होंने खुद सुनाई थी। कहानी थी कि इन्होंने किसी की बुराई की थी, किसी की बुराई की, और रेशम ने रिकॉर्ड कर ली, रेशम आगे सुना दी किसी को, और फिर लड़ाई होगी। बट इतनी बड़ी लड़ाई है कि पिंजर शिंजर वाली लड़ाई, इस तरह की मतलब कि गलत बात है, बस आप पीछे हट जाओ अगर कोई बंदा इस तरह करता है। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते बात करते हैं रेशम की, तो बात करते हैं रेशम के को-स्टार की। जी हाँ, बात करें हमारे मोहम्मद राना की। जी हाँ, लास्ट वीक हमने आप सबको बताया था कि मोहम्मद राना अब कर चुके हैं थिएटर का रुख। उनका ड्रामा ये चूड़ियां स्टेज हुआ महफिल थिएटर में, हमने जाके देखा भी, हमने आप सबको बताया भी। आज भी दो आपके लिए अपडेट्स हैं। पहली अपडेट तो भाई ये है कि मोहम्मद राना अपनी थिएटर की इस जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं। वो एक और ड्रामे में एक्ट करने जा रहे हैं जो इस फ्राइडे स्टेज होगा सेम महफिल थिएटर में, और ड्रामे का नाम है तेरे मेहंदी वाले हथ, जो अगेन उन्हीं की एक फिल्म मेहंदी वाले हथ को लेके बनाया जा रहा है। और इस फिल्म के भी बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, और मजे की बात है लास्ट शो में इसी फिल्म का गाना था, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी। अच्छा, मजे की बात है, बहुत से हमारे पाकिस्तानी जो पुराने गाने हैं ना 90s के, अर्ली 2000s के, उनको रीमिक्स के जरिए एक नई जान मिली है। जैसे इवन चूड़ियां का जो गाना था, लाया लाया मैं तेरे नाल, वो क्योंकि इतना बड़ा रीमिक्स हो चुका है और लोगों ने उस रीमिक्स के जरिए उस गाने को भी डिस्कवर किया। इस फिल्म के बड़े खूबसूरत गाने, और मेरा एक जो पसंदीदा गाना है, पलकां दा चिमटा बजा के तेरे नाल मोहब्बतां पा के मैं लुटी गई, तो बहुत इस फिल्म के आइकॉनिक गाने हैं, और देखने का मजा आएगा भाई मोहम्मद राना क्या आप करते हैं। और लास्ट उनका शो था चूड़ियां, वो 2 हफ्ते चला, जो एक कामयाबी उन्होंने एक समेटी। आई थिंक अब हमें इस वाले शो पे भी जाना चाहिए, क्योंकि पहले वाले में हम फर्स्ट डे चले गए थे, मोहम्मद राना भी बहुत काफी रॉ थे। मैं देखना चाहती हूं, कमाल करता है, खुदा दी कसमें बन गया। तो मैं देखना चाहती हूँ कि अब 2 हफ्ते बाद नए शो में वो पक्के होते हैं कि नहीं होते हैं। और नसीम विकी ने भी एक वीडियो बनाई है जहां पर उन्होंने बहुत एक एक्साइटमेंट जगा दी मेरे अंदर भी। उन्होंने कहा इस दफा हम आपको थिएटर में देंगे फिल्म का तड़का। सिर्फ आपको थिएटर का मजा नहीं आएगा, इसमें आपको फिल्म का तड़का भी नजर आएगा। एक्शन, और एक्शन भी होगा, हंसी मजाक के साथ साथ एक्शन मिलेगा, और बहुत ज्यादा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। और हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम फैमिली में थिएटर को नीट करना चाहते हैं। लास्ट में थिएटर नीट था, बिल्कुल नीट नीट था। वहां पे हॉल थोड़ा खतरनाक था, हमें उन्होंने बड़ी इज्जत दी, हम साइड से बैठ गए थे, लेकिन वहां पे आदमी ज्यादा थे। पीछे पता नहीं क्या, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम वन कैन ओनली होप के फैमिली भी आए और थिएटर वापस, जो एक डर भी है लोगों को, सब नहीं पता होता क्या माहौल है क्या नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो गए। तो हम तो अपने फ्रेंड्स वगैरह मिलकर मुझे भी
क्यूरियोसिटी है महमदिल हद की कि वहाँ मोमी क्या करेंगे, क्योंकि मोमी अभी तक ऑडियंस बन के कल लास्ट चीज तो मोमी की तो एक नॉवेल्टी वैल्यू थी कि फर्स्ट टाइम आए थिएटर पे तो हमने उन्हें सेलिब्रेट किया, अब हल्का सा गेम को उठाना पड़ेगा। अब तो सॉरी मोमी मुझे बहुत पसंद है, मोमी को मैं थोड़ा मार्क्स दूंगी मोमी 2 हफ्ते बाद इम्प्रूव है कि मोमी ने बड़ी खुशी से, अब एक बहुत अच्छी बात है कि कोई भी काम। दूसरी अपडेट ये है कि इस पहले शो के बाद एक वीडियो आई जहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो जहाँ पे ये चूड़ियां की फीडबैक की बात की जाए थी और कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये छोटा काम कर रहे हैं, ये फिल्म के आर्टिस्ट थे, थिएटर पे आ रहे हैं, और ये बात हमने भी बोली कि एक बिटर स्वीट मोमेंट है रियलिस्टिकली, बट वी आर हैप्पी फॉर मोहम्मद कि वो काम कर रहे हैं और अच्छा म्यारी काम कर रहे हैं। तो उस बात करके उन्होंने काफी ज्यादा अनुमान बोला, मेरे अल्लाह पाक मुझे रोजी रोटी देने वाले हैं, मेरा अल्लाह पाक राजी है तो मैं राजी हूँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। लोग कह रहे हैं छोटा काम है या बड़ा काम है, आपको क्या पता है छोटा काम क्या है? तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, बस आई होप आप इस काम में, छोटे बड़ा काम तो बेशक नहीं है बट आप काम सही से कर सकें। असल में अगर आप काम में मुस्कुराते रहेंगे तो फिर तो गलत बात है ना। असल में ना यूट्यूब पे एक वीडियो आई थी जहाँ पे एक साहब बैठे हुए थे एक मंजी के ऊपर जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इनको। मोहम्मद राणा किस तरह स्टेज दे उत्ते दलील हो रहा है ना। अच्छा मुझे पहले नहीं पता कि मंजी वाले साहब, उन्होंने खुद बताया कि मंजी साहब ने बहुत बुराइयां की हैं। जमीन पे बैठ के बंदा ट्यूबवेल के सामने लोगों के खिलाफ बात करते हैं। फिर मोमेंट मुझे वीडियो दिखाई, मंजी वाले साहब के कुछ पॉइंट बड़े वैलिड भी थे। मूवीज वाले उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट था कहने का, बट उनके कुछ बातें काफी वैलिड थी। पे बीच में वो उठाते भी थे कि आप हमारे सुपरस्टार एडा बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ मोहम्मद राणा साहब, बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ है। बीच में कहते थे अभी काम नहीं मिला। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਲਾ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਮਿਲਦੀਆਂ नहीं ਪਈਆਂ। तो दोनों कर रहे थे। की जो बात बार-बार कर रहे थे ना कि थिएटर को बुरा भला कहा जा रहा है, बुरा, आई थिंक ये एक इफ आई मीन ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट, ये एक बात है कि हर मीडियम टीवी फिल्म हर किसी का मुकाम होता है और थिएटर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में बहुत गंद हुआ है। एंड इवन थिएटर्स में ये नसीम की इस बात को अग्री करेंगे कि थिएटर्स के भी लेवल होते हैं, जैसे अलहमरा है लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी। आप किसी लेवल सी के थिएटर में परफॉर्म नहीं करना चाहेंगे ना कि आपको मेरा म्यार इस लेवल का नहीं है। उसी तरह मोहम्मद ने एक फिल्म स्टार्ट थे तो उनका हल्का सा एक थोड़े थिएटर में जाना। थिएटरों की बात करें, इवन मूवीज की बात करें, नसीम की खुद भी कहेंगे जो अब बनने लगी थी गुज्जर राही गुज्जर वगैरह, वो सारी अब फिल्में उस तरह इतनी सस्ती बन गई, फेंकी जाती, कहने को तो फिल्म ही है ना। तो हर जगह काम अच्छा बुरा दोनों होते हैं। थिएटर का पहले बहुत अरूज था, अम्मा बताती है अपनी जवानी की बातें कि सारे बड़े बड़े हमारे स्टार्स परफॉर्म करते थे, खूबसूरत थिएटर वहां पे होता, तो हम भी चाहेंगे उसको एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। कौन से अहमद? सोहेल अहमद वगैरह, बुशरा अंसारी जी, इवन सबा हमीद, वसीम अब्बास, सब लोग बहुत तो करते थे कमाल का थिएटर, बड़ा अच्छा थिएटर होता था, तो हम भी चाहेंगे देखना उसको। अब मुझे एक झलक देखने को मिली थी लास्ट वीक जब कॉमेडी हो रही थी, अगर उसी को और रिफाइन किया जाए और प्रॉपर जोक्स हो तो खूब मजा भी आए, है ना। आगे बढ़े फिर। अच्छा, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी खुशबू जो उस शो में भी थी, तो खुशबू का एक इंटरव्यू किया अमरीन फातन ने जहां पे काफी बात की, बट एक बात जो मेन है वो है खुशबू की तलाक को लेके। खुशबू ने ये ऐलान कर दिया कि उनकी तलाक नहीं हुई। मैं अभी भी उनकी अहलिया हूँ, मैं उन्होंने मुझे डाइवोर्स नहीं दी। अच्छा, मुझे भी यही था कि तलाक नहीं, उन्होंने पहले दिन से ये बोला कि बस वो एक दिन उठ के चले गए, वो गए उसके बाद वो फिर वापस ही नहीं आए, कुछ उन्होंने डिवोर्स नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, सेपरेशन है ऑफ सॉर्ट। असल में पता हुआ कुछ यूं कि खुशबू का मुझे याद है एक इंटरव्यू आया था मजाक रात पे, वो मैंने एक चंक देखा तो मेरे दिल को जाकर लगा था वो चंक। खुशबू बहुत दुखी थी, उन्होंने कहा कि मैं अकेली रहेगी जिंदगी में थी, मैंने काम किया थी, मेहनत की। खुशबू दुखी है अभी तक। वहां पे उन्होंने एग्जैक्टली क्लियरली बोला नहीं, बट इंसिनुएट ये किया जा रहा था कि मतलब मेरा खावन मतलब के। खुशबू अभी तक यही कहती है मैं इस्माइश में डाला हुआ, मैंने अकेले सब कुछ देखा, फाइनेंशियली हर चीज में। इन अ वे आई थिंक प्रॉपर तलाक नहीं है, तलाक पेपर वाली नहीं, बट वो चले गए में जाके। मतलब वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते, फाइनेंशियली इमोशनली उनको मतलब ब्लॉग भी कर चुके हैं, बात भी कुछ नहीं करे, बट उन्होंने पेपर वाली वो मतलब इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली वहां पे वो मौजूद नहीं है, बट ये गोस्ट कर चुके हैं। ये आज की टर्म्स होती है ना, बेंचिंग, गोस्टिंग, ये सब। मानी गोस्टिंग से बहुत आगे है। गोस्टिंग के मोमेंट ब्लॉक करके जवाब भी नहीं दे रहे, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, कोई वजह भी नहीं दी कि क्या हुआ, एक दिन उठ के बस चले गए। ये तो वेपन सी कहानी लग रही है। बस तभी रात को बच्चे उठ के भाग जाए। But we are hopeful for खुशबू जी से कि अरबाज एक दिन लौट आऊंगा, जो कि इसी उम्मीद में है। अच्छा, मजे का अरबाज भी आए मजाक रात पे विद इमरान अशरफ, तो वहां पे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मैंने एक और इंटरव्यू देखा था ये बात जानने के लिए, उसका टाइटल ये था, पर उसमें उन्होंने कहा था मैं प्राइवेट बातों को बात नहीं करना चाहता। वो आई थिंक अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम दे रहे हैं। उनकी अम्मी की डेथ के बाद उनके अब्बू काफी बीमार थे, तो शायद वो अभी उधर फोकस कर रहे हैं, उन्हें शायद मनाना चाह रहे हैं, अब्बू बहुत दुखी थे ना इंटरव्यू में, एक में उन्होंने खुशबू की बुराइयां शायद की थी, तो आई थिंक वो अभी अपनी फैमिली को टाइम दे रहे, फिर वापस आ जाएंगे। उसने इतनी एक बात थी अमरीना, उनसे ना टाइम बेन एस्टैब्लिश करना चाहती थी कि आपने फिल्म की, टीवी किया, थिएटर किया, तो बार-बार आपने थिएटर को थोड़ा जरा एक देखा जाता है एक जरा उस नजरिए से, तो बार-बार ना क्लैरिफाई करती थी, नहीं मैं टीवी भी करी थी,
मैं फिल्म में कर रही थी तो मुझे थोड़ा क्यूट सा भी लगा वो। तो खैर अभी उन्होंने कहा कि मेरी कोई तलाक नहीं हुई। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और मोहतरमा की जिन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात को दोहराया कि उन्होंने कहा मेरी भी कोई तलाक नहीं हुई, प्लीज ये रूमर्स फैलाना बंद कर दें। बात हम करें फिरोज खान की बीवी ज़ैनब के बारे में। आए दिन कोई ना कोई एक स्क्रीनशॉट आता है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करता है जहां पे फिर बाद में ये इंकशाफ होता है कि वो फेक था। और ये पता अब ऑनेस्टली अभी थोड़ा अजीब लगने लग गया मुझे कि एवरी अदर वीक एक स्क्रीनशॉट आ रहा है और इतनी लंबी चिट्ठी होती है। कौन सा जो एक पहले दोनों मियाँ बीवी के फोन में मैं देखना चाहती हूँ, कोई हैकर होता है जो उठता है आता है इतने लंबा चिट्ठा लिखता है और चिट्ठे में पूरी डिटेल्स होती हैं। सॉरी टू से हमारी आवाम में इतना कोई नहीं होगा जो इतने प्रॉपर इंग्लिश के साथ लिख सके। पूरा उसमें लिखा हुआ इट्स माई ब्रेकिंग पॉइंट, आई एम ड्रेन फ्रॉम द कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एवरी कन्वर्सेशन फील्स लाइक अ बैटल, एवरी डिसएग्रीमेंट अ वॉर। तो मैं बिल्कुल अब बस हो चुकी हूँ, मेमोरीज बहुत अच्छी थी बट अब आई एम डन प्रिटेंडिंग एंड आई एम सैक्रिफाइसिंग। फायदा नहीं पढ़ने का स्टेट बिकॉज़ ज़ैनब में इसको बिल्कुल ज़ैनब के अपने अकाउंट से आता है 6 मिनट बाद डिलीट हो जाता है। बाबा सैनम ने कहा नहीं मुझे नहीं पता कौन से गंदे पापी पेजेस हैं जो लगाना चाह रहे हैं। समझ लग रहा है फिरोज की स्टेटमेंट आई थिंक खुद देखी थी हमने, याद है फिरोज का हैक चली गई थी तो हैक कर दिया ज़ैनब की हमने देखी नहीं बट ऑब्वियसली बाद में पोस्ट हुई है तो असली होगी। प्लीज अनफॉलो और रिपोर्ट दिस काइंड ऑफ पेजेस दैट कीप स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ एंड मेंटली डिस्टर्बिंग। फेक न्यूज़ कैसे होएगी? फेक न्यूज़ कहाँ से होगी? आपने पोस्ट करके डिलीट कर दी और इन दोनों से इंस्टा छीन लें। अगर कोई भी मसला हो खाली मतलब कि ज़ैनब आके इंस्टा पे क्या खबर देती है, बस अपनी तलाक की खबर देके चल जाती हैं। उठती हैं कोई पोस्ट आती बाद में कहती है पोस्ट फेक है या फिर कोई कंटेंट कर रहे हो। घर में मतलब कुछ मसला चल रहा है इंटरनल जो भी बातें आई फील है कि सारी बातें घर की बातें घर में आनी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। अब वो ही ना ये सोशल मीडिया बातें आती है तो एक नेगेटिव बिल्ड होता है ना माइंड में। फिरोज भी बीच में तंग आ गए थे, बीच में ये भी तंग आ गए, मसले तो चल रहे हैं। इवन दुआ की स्टोरीज इस तरह की कटीली कटीली आती हैं, कभी भी गरीब घर की लड़की से शादी मत करना, कभी मत करना, खुद ही लगाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इस पे कमेंट पास करेंगे उफ अल्लाह देखो मुझे मिसकोट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इस तरह की बातें अब लगाएं ना मतलब कि फिर नेगेटिव लोग बिल्ड करते हैं ना जब पता है मसले शसले हो रहे हैं। तो आई होप कि जो भी मसले हैं वो सॉल्व हो गए हों और इनका थेरेपी पे जाएं। इवन तो खुद भी वैसे हैं बट आई थिंक प्रॉपर थेरेपी, कपल थेरेपी जाएं, फैमिली थेरेपी लें और इस चीज़ को कुछ बेहतर हल पे आए। यस अभी आगे बढ़ते हैं और शो को ऐड करते हैं। हमारे 3 आगे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा एक अपकमिंग ड्रामा सीरियल के बारे में जिसकी कास्ट, डायरेक्टर, चैनल सब कुछ एक तरफ। मैं एक्साइटेड हूं भाई उस ड्रामे के राइटर को लेके। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं फसी बरी खान के अपकमिंग ड्रामा सीरियल के बारे में और ये मेरे एक पसंदीदा राइटर हैं और घिसी पिटी मोहब्बत को ठीक ठाक वक्त हो गया। हाँ। उसके बाद ये इनका पहला ड्रामा आने जा रहा है और मैं हूं बहुत एक्साइटेड। और ड्रामा है भाई इसको यासिन नवाज डायरेक्ट करने जा रहे हैं। इसकी कास्ट में आइना आसिफ हैं और साथ हैं अली दयान जो उसमें थे जुड़वा में भी थे और हम टीवी भी आएगा। और मजे की बात है भाई जेनजी कहानी है तो मैं देखना चाहता हूँ कि फसी एक जेनजी वाली कहानी कैसे लिखी गई। फसी इज नोन फॉर हिज ह्यूमर और वो जितना उनकी वो चीजें पकड़ते हैं आसपास और बहुत उनकी खूबसूरत और मजाकिया राइटिंग, मजाक भी साथ उसमें कॉमेंट्री भी होती है। तो मजा आएगा इस ड्रामे को लेके क्या करने जा रहे हैं और यासिन नवाज डायरेक्ट करें। अगेन वो भी बड़े कमाल के राइटर हैं तो मजा आएगा इस ड्रामे को देखे, है ना। यस यस यस। आगे भाई एक और ड्रामे की बात करते हैं। हानिया आमिर और बिलाल अब्बास का ड्रामा जिसका नाम ईमान क्या है, मेरी जिंदगी है तू। तो लास्ट वीक काफी लोगों ने कमेंट किया और गिला किया कि आपने इस ड्रामे की बात क्यों नहीं की, ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं। हाँ। तो बात असल में ये है कि एक तो टीजर उसका तब तक सिर्फ एक आया था एंड सेकेंडली हम लोग सिर्फ उन टीजर्स की बात मोस्टली करते होते हैं जहां पे कुछ बहुत ड्रामेटिक हो, कुछ बड़ा सिनेमैटिक उन्होंने काटा हो। जो नॉर्मली एयरवे करता होता है वो अपने टीजर से पहले एक फर्स्ट लुक देते होते हैं। हाँ, जो बिल्कुल ड्रीमी सी होती है। मुझे प्यार हुआ था कि भी आई थी, मैं की भी आई थी, गद की भी आई थी, ओएसटी गाना आया था प्रॉपर, कपड़े शपड़े बना बनूंगे तो उस तरह कुछ डिफरेंट एलिमेंट इसका बस टीजर आ गया पहला। वो टीजर्स मोस्टली अम्मा टीवी में होंगे। ड्रामे की बात अम्मा टीवी में होती है, बाकी हम बातें यहाँ पे करते हैं। लेकिन मैंने टीजर्स को देखे क्या आप टीज हुई? अच्छा, मुझे हानिया और बिलाल के लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड आप नहीं, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं भाई। 2 हमारे मुल्क के बड़े एक्टर्स, बड़े स्टार्स और खूबसूरत स्टार्स दोनों को इकट्ठे देखने को बहुत मजा आएगा। इनके जो पोस्टर्स आए ना बहुत मजे के लग रहे हैं। दोनों की जो केमिस्ट्री है ना अभी वाली जो थर्ड वाले टीजर के साथ उन्हें लगाया वो बहुत हॉट पिक्चर है। आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में अब तो फ्राइडे बस आया खिलौता ड्रामा आ रहा है। इसकी बात हम अम्मा टीवी में भी करेंगे ड्रामा कैसा। अभी टीजर्स को लेके पहला टीजर देख के मुझे थोड़ा था कि अच्छा वैसी कहानी लगे बट ऐसे ऐसे टीजर के साथ पहले इनका लव होगा प्रॉपर, उसके बाद फिर कोई धोखा शोखा मिलेगा, फिर से मिलेंगे तो मजे का लग रहा है। अच्छा, इफ आई एम ऑनेस्ट मैं इतना एक्साइटेड अभी नहीं हुआ। आई एम एक्साइटेड भाई कि हानिया बिलाल है और मुसद्दी की डायरेक्शन है तो उससे मुझे उम्मीद है, वरना अभी मुझे थोड़ा किस्सा पिट्टा सा लगा है। बस ये है कि
ये जो रोल है नॉर्मली जितनी मुझे भी वाइब आई है कि वो टॉक्सिक वाला हीरो ही है ना, बस नॉर्मली है कि ये रोल या तो फिरोज और दानिश करते हैं, अब बिलाल अब्बास करेंगे, एक नयापन है। बट लड़की इतनी वो नहीं है नाजुक अली सी जिसको कुछ नहीं पता। लड़की भी हाँ वो लड़की भी मतलब कि नॉर्मल सी है जिसने प्रॉपर लड़ाइयां करी है कि तू होता कौन है चल साइड पे। मुझे बस एक चीज अभी लग रही है जो मैं अभी कहना चाहूंगा, वो बेशक ना निकले, वो ड्रामा देखने के बाद अगर वो निकलती फिर मैं बहुत खुश हूँगा बिलाल अब्बास के किरदार को लेके। क्या मुझे पता नहीं, मैं शायद ज्यादा सोच रहा हूँ। हाँ। मुझे लग रहा है उस बाइपोलर टाइप। हाँ मुझे लग रहा है कुछ है कि जिस तरह वो हंसता भी है बीच में, अब तो मैं बदल गया हूँ, काफी सुधर गया हूँ मैं। आउटराइट नेगेटिव नहीं लग रहा मुझे। हाँ पता नहीं क्या कुछ साइड है है वो अभी देखने को पता चलेगा। डॉक्टर भी हैं, हाँ, तो वो बीटीएस भी आई थी, तो वो मुझे चीज बड़ी मजे की लग रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ऐसा कुछ हो सकता है ये बाद में क्या हो क्या नहीं हो, तो एक्साइटेड टू सी देम। जब हमारे ड्रामा में आता है ना, इस तरह का हीरो होता है या फिरोज हो या दानिश हो, तो उसका एक्सप्लोर नहीं कुछ करते हैं, वो क्यों ऐसा है, वो क्या करता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों, अगेन आई मे बी रीडिंग टू मच इनटू सिचुएशन, एक्सप्लोर करेंगे कि वो ऐसा क्यों है, वो क्या करता है वहां। हां इतना मोमेंट क्यों पे कभी पाकिस्तान ड्रामा नहीं गया, मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है लेयर्स होंगे कि बाद में जब इनका हार्ट ब्रेक वगैरह होगा। बहुत एक अक्लमंद अदाकार है और वो स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं तो कुछ दे के चूज कर रहे होंगे, समझ रहे हो। उनके जितने भी आप ड्रामे देखो हमेशा उन्होंने कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश की है। में क्या था क्या पता है क्या था वो, एक बहुत हिट हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। खैर मैं फिलहाल आने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, आगे बढ़े। एंड पे बात करते हैं एक अपकमिंग फिल्म के बारे में जो आ रही है ईद उल अज़हा पे, जिसका नाम है खान तुम्हारा, जिसकी स्टार कास्ट में शामिल है बिलाल, अशरफ और माया अली। हमने इसकी खबर आई थी लास्ट ब्रेक की थी ना। हाँ। अच्छा कुछ खबरें हम ऐसी ब्रेक करते हैं कि जो ब्रेक होती है और फिर गायब होती है वहां में, हाँ। क्योंकि वो बहुत देर बाद उसकी खबर आती है, तो बहुत पहले हमने की थी। ये तशामुद्दीन इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और इसके राइटर हैं मुस्तफा अफरीदी। तो ईद उल अज़हा पे आ रही है, अभी फर्स्ट लुक आया है नरगिस और खान का, तो ये अभी विद टाइम जो टीजर आएगा इसकी और बात करेंगे। और मैं एक्साइटेड हूं, आंखें बड़ी प्यारी लग रही थी, मुझे आई सिर्फ आंखें थी अच्छी लग रही थी। मैं भाई एक्साइटेड हूं बिलाल और माया की केमिस्ट्री देखने के लिए। खान भी बड़े से इंटेंस था उनका मोशन पोस्टर, तो मजा आएगा देखने का। हां मैं वॉच इसका एक फर्स्ट टीजर आया था, बट अभी लॉन्च नहीं किया उन्होंने, लॉन्च जब करेंगे इसकी बात हम करेंगे। इसी नोट पे शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे व्हाट्स द 411।